साथियों, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पे हैं। इकोनॉमिक्स के बेसिक से लेकर के उन एडवांस सवालों का पूरे ब्यौरा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सारे एमसीक्यू पे एक एक डिटेल में बात करेंगे कि किस प्रकार से सारा कुछ हो पाएगा। बहुत बार हम इकोनॉमिक्स की वजह से आपके सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में प्रीलिम्स में पास करने से रह जाते हैं। मेंस की जो सवाल आती हैं वो तो इजी होती है, ऑफ कोर्स उसका नेचर इजी होता है। आप मेरे लेक्चर को सुनेंगे और उसी से मेंस आप बना लेंगे, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि आपको होने लगती है दिक्कत। तो यदि आप इस वीडियो पे पहुंच गए हैं किसी भी तरीके से तो आपका ये टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। हम इसमें प्री और मेंस और साथ में एक एक डिटेल, एक एक एमसीक्यू पे बात करते हुए चलेंगे कि कब पूछा, किस एग्जाम में पूछा, क्यों ये इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, आप ये बताएं हमको कि यदि आपके पास 10 रुपये हैं तो आप क्या करोगे? एक चाय पियोगे या फिर आप कार खरीदने जाओगे? कहोगे कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो, 10 रुपये में तो एक चाय ही आ सकता है, कार कहाँ से 10 रुपये में खरीद लेंगे? तो यदि आपके पास 10 ही रुपया है तो आप कार नहीं खरीद सकते, 10 रुपया में आप चाय पी सकते हो या सब्जी खरीद सकते हो। ये मैनेजमेंट करने की जो विज्ञान है वही अर्थशास्त्र है। यानी कि जो धन है हमारे पास उसका जो विज्ञान है, किस प्रकार से हम खर्च करेंगे, ये अर्थशास्त्र है। चाहे वो घर का आपका हो या फिर देश का हो या समाज का हो, सभी जो है यही अर्थशास्त्र कहलाता है। यदि हम पूछें आपसे कि आपकी इच्छाएं क्या है भविष्य के लिए, कोई कहेगा कि हमको मनाली जाना है, कुल्लू जाना है, विदेश घूमना है, विदेश टूर करना है, फ्लाइट पे घूमना है। आवश्यकताएं, हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है। हमारी इच्छाएं कितनी है? असीमित है। लेकिन हमारे पास संसाधन क्या असीमित है? नहीं, हमारे पास संसाधन सीमित है। इन असीमित इच्छाओं को पूरा करने का जो विज्ञान है, ताकि आप सीमित संसाधनों में उनको पूरा कर पाए, ये क्या होता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। मान लो आपका सिलेबस ही देखो, जैसे आपका सिलेबस आप देखोगे, पीसीएस का सिलेबस देखोगे तो इतना बल्कि है, इतना बड़ा है, पर क्या आप सब कुछ पढ़ लोगे? सब कुछ पढ़ लोगे तो पीएचडी हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा, ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बहुत बार आप सुनते होंगे कि 6 महीना किसी ने पीसीएस को दिया, आईएएस को दिया और निकाल लिया। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि असीमित सिलेबस है, लेकिन हमें संसाधन क्या रखनी है? सीमित रखनी है। यदि यह विज्ञान आ गया तो आप जग जीत लिए, अपना एग्जाम निकाल लिए, आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। वैसे ही यदि आप धन को मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपका घर अच्छे से चलने लगेगा। यदि धन को अच्छे से मैनेज करना सीख जाते हैं तो आपका समाज अच्छे से चलने लगेगा। अब घर में मान लो से गार्जियन है, गया कमाया, आज गया कमाया खूब बढ़िया से, 500 रुपया शाम को मिला और शाम को उधर से दारू पी ले चला आएगा, मीट और मछली खरीद ले आ गया। उधर आधा का दारू पी गया, आधा का मीट मछली खरीद लिया, सारा पैसा ख़त्म कर दिया। अगले दिन बच्चा का तबीयत खराब होगा तो वो पैसा कहाँ से लाएगा? बताओ, वो पैसा कहाँ से लाएगा? तो हमें क्या करना होगा? यदि हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं, चलो घर है उसका तो उसकी अपनी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आगे लेकर जाए या फिर अपने परिवार को संभाले, पर सोचो देश में ऐसा होने लगे कि कोई सरकार ऐसा कर दे कि जो कमा रहा है उसको सारा को लुटा दे, तो क्या होगा? देश ठप हो जाएगा। देश ठप हो जाएगा। ऐसा कब हुआ था? ऐसा आया था समय हमारे पास जब हमारे पास खाने के लिए मस्त 15 दिन का सामान बचा हुआ था। और एक नाम मैं बोलता हूँ, आगे डिटेल में उस चीज़ को पढ़ेंगे, लेकिन एक नाम मैं बोलता हूँ कि मनमोहन सिंह जी जो हैं, जिनको आप प्रधानमंत्री के रूप में अच्छा नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति इतने बड़े
इकोनॉमिस्ट हुए, इतने बड़े वित्त के जानकार हुए कि उन्होंने सारा देश का जो है ना डूबते हुए नैया को पार लगा दिया, एकदम संभाल लिया, उतने पे कंडीशन पूरा संभाल लिया। क्योंकि देश की इकोनॉमी ठप का मतलब पूरे चीज क्रैश हो जाना। 10 जहाँ जहाँ की इकोनॉमिक्स खत्म होती है ना, जानते हो, 10 रुपये के जो बर्गर होता है ना, 10 रुपये के कुरकुरे दुकान में आप जो खरीदने जाते हैं वो 200, 250, 300 रुपये में बिकने लगता है। मतलब कि त्राही त्राही हो जाना, पूरे इकोनॉमिक क्रैश हो जाना, लोगों में महंगाई इतनी बढ़ जाना, बेरोजगारी, भूख, पीड़ा, खत्म, टाटा बाय बाय, ऐसा वाला चीज़ हो जाता है। तो हमें यदि ये विज्ञान नहीं आएगा, एक आप ऑफिसर बनने वाले हैं, यदि आपको ये विज्ञान नहीं पता है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं, जो सरकार आपको दे रही है खर्च करने के लिए, समाज को विकसित करने के लिए, आप उन पैसों का उड़ा दिए, झोली भर लिए, अपना, बगल वाले का, उसका, पड़ोस का, पड़ोस का तो लोग नहीं भरते हैं, लेकिन अपना, ससुराल का, भाई का, भौजाई का लोग जेब भर देते हैं, ज़मीन खरीद देते हैं दूसरे के नाम पे। आया सरकार, सबसे बड़ी बात हमको क्या लगती है जानते हो, आया पैसा सरकार से आपको अपने समाज को डेवलप करने के लिए, आपको अपने प्रखंड को, या आप अनुमंडल में एसडीएम हो तो आपके अनुमंडल को विकसित करने के लिए। लेकिन होता क्या है, आप क्या, व्यक्ति क्या करने लगता है, अपना जेब भर लेगा, मम्मी के नाम पे 2 बीघा की ज़मीन खरीद देगा, सास के नाम पे 2 बीघा ज़मीन खरीद देगा, साला के नाम पे कुछ कंपनी खोल देगा, ऐसे होते हैं। लेकिन यदि आप एक ईमानदार और सच्चा देशभक्त है, आप एक ईमानदार और सच्चा ऑफिसर हैं, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे करेंगे नहीं। आपके पास जो पैसा आएगा उन पैसों का आप क्रम तैयार करोगे कि किस प्रकार से हमें सोसाइटी डेवलप करना है। मतलब कि वहाँ भी आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए। इकोनॉमिक्स क्या है, धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, यदि हम इसको अलग अलग करके लिख दें, अर्थ को अलग कर दे, शास्त्र को अलग कर दे, तो अर्थ मतलब होता है धन और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान। उसी टाइम से तो मैं यही बोल रहा हूँ कि इकोनॉमिक्स क्या है, बताइए। तो धन का विज्ञान है। सिंपल से अर्थों में धन का विज्ञान ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। यदि आपको यह समझना है कि इकोनॉमिक्स जो वर्ड है, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, तो एक ग्रीक वर्ड मैं बताता हूँ। एक ग्रीक वर्ड है, कौन सी, ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया यहाँ से आया है, ओइकोनोमिया से आया है। ओइकोनोमिया मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ और आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, ओइकोनोमिया जो है वो 2 वर्ड से बना है। कौन सी, ओइकोस और प्लस नोमोस। आप एक पेज निकाल लो, ठीक है, और उस पर लिखते चले जाओ, ओइकोस और नोमोस। आप एक कॉपी निकाल लो, पेज निकाल लो। पढ़ते वक्त क्या करना है, देखो जनरली आपके दिमाग में सारा सेट कर ही जाएगा, लगभग जो है ना कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। उसके बाद मैं एक MCQ भी दूंगा, आप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ जाना, मैं एक लिंक भेज दूंगा। आजकल AI के ज़माना है तो AI से जनरेट करके मैं MCQ भेज दूंगा। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ भी डिस्कस कराऊंगा, लेकिन एक फटाफट आप क्लास करना और उस पर जाकर 10, 15, 20 सवाल लगा लेना कि आपके कितने दिमाग में बैठ गए हैं। आपके दिमाग का मेमोरी का टेस्ट भी हो जाएगा। देखो, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, और नोमोस मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। दोबारा बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ओइकोस मतलब क्या होता है, हाउस होल्ड, और नोमोस मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। जो लोग हाउस होल्ड का मतलब नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि घर को बोलते हैं हाउस होल्ड। घर, पूरे मिलाकर घर जो है, घर का जो भी चीज़ चल रहा है, पूरे घर को हाउस होल्ड बोलते हैं। और मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन, मतलब घर संभालने का जो विज्ञान है पैसों के क्षेत्र में, घर जो संभालने का विज्ञान है वो क्या है, इकोनॉमिक्स है।
हमारा हिंदी का जो शब्द है जो कह रहा था कि धन का विज्ञान है, ये ग्रीक का वर्ड ओइकोनोमिया, ग्रीक का वर्ड ओइकोनोमिया भी तो यही कहता है कि किसका विज्ञान है, तो घर के प्रबंधन का विज्ञान है। और घर का प्रबंधन कैसा होगा कि कितना रुपया है आपके पास और कहाँ कहाँ आप खर्च करेंगे। मान लो कि आपके पास पैसा है और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके गार्जियन के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है और उसके पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। वो किसको पढ़ाएगा? अब हमें आप ये बताइए कि वो किसको पढ़ाएगा। अपनी पूरी जो भी नॉलेज है उसको ना कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि किसको व्यक्ति पढ़ाएगा और क्यों, यह इकोनॉमिक्स कैसे काम करेगा। आगे मैं चलता हूँ इसी बात पे कि ये हाउस होल्ड का जो प्रबंधन है वो इकोनॉमिक्स कहलाता है। लेकिन एक चीज़ मैं और आपको इससे पहले बता रहा था कि हमारी इच्छाएं जो कितनी थी, तो हमारी इच्छाएं कितनी थी, तो हमारी इच्छाएं जो थी असीमित थी। इच्छाएं कितनी थी? असीमित थी। लेकिन संसाधन असीमित है? नहीं। तो इसके मैनेजमेंट के, हमारी इच्छाएं असीमित है और उसको सीमित संसाधनों द्वारा मैनेज प्रबंधन करने का जो विज्ञान है वही क्या है? अर्थशास्त्र है। एक और अर्थशास्त्र का मैं परिभाषा बताता हूँ कि समस्त आर्थिक क्रियाएं। किसी भी घर में, आपके घर में मान लो सब्जी लोग खरीद के ला रहा है, मान लो कुछ पैसे जो है वो खर्च हो जा रहे हैं किस चीज़ पे, तो पढ़ाई पे खर्च हो जा रहा है। मान लो दूध आ रहा है आपके घर, चावल खरीद के आ रहा है, सब्जी खरीद के आ रहा है, और भी जिस चीज़ पे खर्च कर रहे हो, इन सब चीज़ को मिला दे। चाहे आप कुछ बेच रहे हो, चाहे आप कुछ खरीद रहे हो, ये क्या है? बेचना और खरीदना क्या है? आर्थिक क्रिया है, क्योंकि पैसा लगता है। जिसमें भी पैसा लगता है वो आर्थिक क्रिया है। और इन समस्त आर्थिक क्रियाओं को मिला दे तो यही क्या होता है? इकोनॉमिक्स होता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं समस्त क्रियाओं को मिलाने से घर का तो प्रबंधन होता है। घर के जगह पे सेम टू सेम जैसे घर में प्रबंधन होता है ना, वही मान लीजिए हमारा घर ही हमारा देश है। और जब देश लेवल पे प्रबंधन होगा तो ये हमारा अर्थशास्त्र राष्ट्रीय रूप में आ जाएगा। राष्ट्रीय रूप में आ जाएगा तो मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, मैनेज होती हैं। आर्थिक क्रिया 2 प्रकार से मैनेज होते हैं। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर और एक होता है बाजार स्तर पर। राष्ट्रीय क्रिया कैसी होंगी? तो ये होती योजनाबद्ध। अब सरकार कुछ करेगा तो योजना तो ला के करेगा ना, कि ऐसे ही कहीं भी पैसा खर्च कर देगा। लेकिन बाजार की क्रिया कैसी होती है? मुक्त क्रिया होती है। कैसी क्रिया होगी बाजार पे? तो मुक्त होगी। मतलब आपको क्या सामान खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये आकर आपको गवर्नमेंट नहीं बताएगी, सरकार नहीं बताएगी। बाजार स्तर पे जो भी क्रिया होती है। एक राष्ट्रीय स्तर पे जो क्रियाएं होती है, आर्थिक क्रिया होती है, वो योजनाबद्ध होती है, वो प्लान्ड होती है। जैसे कि तुम देखो, बजट लाया जा रहा है। यदि बजट लाया जाए तो क्या ये मतलब मुक्त होना चाहिए? क्या सरकार इस पर इन्वॉल्व नहीं करती? क्या सरकार इसको नहीं बनाती है? यदि सरकार नहीं बनाएगी तो कहीं कहीं पैसा ख़त्म हो जाएगा। लोग कहेंगे इसमें दे दो, उसमें दे दो, उसमें दे दो, उसमें दे दो। ये सरकार के हाथ में नहीं दिया जाए तो ऐसे ही नेशनल इनकम जो है, नेशनल इकोनॉमिक्स क्रश हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ चीज़ें सरकार जो है योजनाबद्ध चलाती है, राष्ट्रीय स्तर पे मैनेज होती है आर्थिक क्रियाएं। कुछ मुक्त बाजार की क्रियाएं होती है जिसमें व्यक्ति खुद जो है क्या खरीदना है, लेना क्या है और बेचना क्या है, ये खुद डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? तो खुद डिसाइड करता है। मतलब कि सड़क कहाँ बनवानी है, ये आपकी मुद्दे की बात है? नहीं। तो ये किसका है? राष्ट्रीय क्रिया है। यदि आपको
कहा जाए कि आपको प्याज खरीदना है, तो प्याज के लिए सरकार आकर बताएगी कि तुम प्याज खरीदो कि नहीं खरीदो। तो ये जो प्याज खरीदना है वो क्या है, वो बाजार स्तर की क्रिया है, मुक्त अंतः क्रियाएँ हैं, जिसमें व्यक्ति अपनी ही तरीके से काम करता है, सरकार उसमें इन्वॉल्व नहीं करती। यदि हम राष्ट्रीय और बाजार स्तर को बता रहे हैं, व्यक्ति और सरकार को बता रहे हैं, तो हम इसी को आगे थोड़ा बढ़ा दें तो ये जो सरकारी स्तर पे जो क्रियाएं होती हैं, जो सरकारी स्तर पे क्रियाएं होती है, बताओ ये बड़ा होगा या छोटा होगा, बता दीजिए। जो सरकारी स्तर पे क्रिया होगी वो बड़ा होगा या फिर जो व्यक्तिगत स्तर पे होगी वो बड़ा होगा। तो सरकारी स्तर पे जो क्रिया होंगी यानी कि देश के स्तर पे जो क्रिया होगी वो बड़ा होगा। एक पेड़ देखो, एक पेड़ है और एक जंगल है, तो जंगल बड़ा कि पेड़, तो जंगल बड़ा, क्योंकि जंगल में बहुत सारा पेड़ रहता है। वैसे ही मतलब सरकार के स्तर पे, मतलब देश के स्तर पे वो बड़ा है या व्यक्ति बड़ा, तो देश बड़ा। तो जो देश बड़ा है, जो बड़े इकोनॉमी होती है, जो बड़ा अर्थशास्त्र होता है, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो उसके अध्ययन को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसको क्या कहते हैं, जो छोटे स्तर पे होते हैं, व्यक्ति के स्तर पे होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो। यदि हिंदी में कहा जाए तो क्या होगा, हिंदी में कहा जाए तो मैक्रो का मतलब होता है समष्टि और माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि। कंफ्यूज हो जाते हैं, या सूक्ष्म अर्थशास्त्र इधर लिखा हुआ है, यहाँ हिंदी में लिख देता हूँ। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि, समष्टि, और माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि, या कभी कभी आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी देखने को मिलेगा। अब देखिए कि जो व्यक्तिगत स्तर पे, चलिए सवाल बताइए, व्यक्तिगत स्तर पे होगा तो माइक्रो की मैक्रो, तो माइक्रो। यदि बड़े लेवल पे होगा, देश के स्तर पे होगा तो, देश के स्तर पे होगा तो माइक्रो या मैक्रो, तो मैक्रो बड़ा अर्थशास्त्र, और माइक्रो मतलब छोटी अर्थशास्त्र। जब ये मैंने बताया तो थोड़ा सा और आगे मैं बढ़ता हूँ। आप बिना किसी मोह माया में आए आराम से देखते चले जाइए, इस लेक्चर को कंप्लीट करते जाइए। आपका सिलेबस मैं कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी पूरे सिलेबस। मतलब ये नहीं कि कोई क्लास खरीदना पड़ेगा, कोई क्लास देखना पड़ेगा, इसके लिए नहीं। यहाँ पे पूरी सिलेबस जो है शुरू से अंत तक, ये नहीं कि यूट्यूब है तो पूरा सिलेबस थोड़ी कवर कराया होगा, नहीं। इसमें हम यूट्यूब पे ही पूरे सिलेबस जो है बीपीएससी का एक एक करके, पीसीएस का, यूपीएससी का, ये जो एक एक करके सिलेबस जो है ना हम कवर कर देंगे, कंप्लीट करा देंगे। यदि हम कहें आपको जो कि मैक्रो था, मैक्रो मतलब फिर से बोलिए, समष्टि, समष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि, सम मतलब होता है जोड़, यानी कि सबको जोड़ देंगे तो मैक्रो। मैक्रो के पिता किसको कहा जाता है, बात बात पे पूछता है। और दूसरा होता है माइक्रो, इसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि। एक याद रखेंगे तो दूसरा नाम अपने आप ही याद रखेगा। सम मतलब जोड़ना, और जब जुड़ जाएगा तो ज़्यादा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और बड़ा को क्या कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। और दूसरा नाम क्या है, व्यष्टि, जो कि याद रख लेंगे कि समष्टि में मतलब मैक्रो, तो व्यष्टि मतलब माइक्रो ही होगा। या फिर सूक्ष्म बोलते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। अब इसके पिता किसको कहा जाता है, सबके अब्बा जान को जरूर बोलता है कि हाँ इसके अब्बा क्या है, उसके अब्बू क्या है, उसके पिताजी कौन है, उसके पिताजी कौन है। ये पिता पिता वाला जो खेल है ज़रूर पूछता है। क्यों ऐसा पूछते हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा कोई काम कॉन्सेप्ट लेकर आया है तो उस कॉन्सेप्ट को लाने वाला व्यक्ति का नाम तो इम्पोर्टेंट है ना, उसको आपको समझना होगा ना। आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं और ऑफिसर को ये बात तो पता होना चाहिए। मैं जस्ट आता हूँ इसके बाद कि कहाँ से बीपीएससी या पीसीएस जो है सवाल अपना बनाता है, वो जस्ट मैं आता हूँ। पहले ये जो है वनडे एग्जाम वाले,
के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इवन बीपीएससी में आप एक बार देखोगे कि पूछा हुआ है कि जो मैक्रो है उसके पिता कौन है। बीपीएससी में नहीं, यूपीपीसीएस और यूपीएससी का भी एक लाइन जो है, मतलब कई सारा ऑप्शन रहता है, उसमें से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा से मैक्रो के पिता का नाम क्या है। ये वाली मैक्रो के पिता के नाम ये है, सही या गलत। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सवाल बनता है। तो मैक्रो के जो पिता हैं, पहले माइक्रो को मैं पिता बताऊं तो अल्फ्रेड मार्शल। कौन? अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल किसके? तो ये माइक्रो के पिता है। ठीक, और मैक्रो के पिता कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहीं से सवाल बनता है, यही आयबे करता है, जे.एम. किन्स। कौन? जे.एम. किन्स। ये बार बार आपको सवाल जो है ना ये पूछता है कि मैक्रो के पिता कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। तो बताइए मैक्रो के पिता कौन है? तो जे.एम. किन्स, मैक्रो के पिता जे.एम. किन्स, और माइक्रो के अल्फ्रेड मार्शल। मैक्रो के जे.एम. किन्स और माइक्रो का अल्फ्रेड मार्शल। फिर से, मैक्रो के पिता जे.एम. किन्स और माइक्रो का अल्फ्रेड मार्शल। अब अल्फ्रेड मार्शल और जो है किन्स के बारे में आपने जान लिया, लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि बताओ, ये सब छोड़ो, इकोनॉमिक्स के ही पिता बता दो। मैक्रो और माइक्रो के तो तुम बता दिए, इकोनॉमिक्स के पिता बता दो। तो इकोनॉमिक्स की जब भी पिता पूछेगा तो हम नाम लेंगे एडम स्मिथ का। किसका? स्मिथ का। लेकिन क्या इकोनॉमिक्स के एक्चुअल पिता एडम स्मिथ को कहा जाना चाहिए? तो कह सकते हैं, लेकिन विशेषता इनको कहा जाता है आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता। क्या? मॉडर्न इकोनॉमी के फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी। मॉडर्न इकोनॉमी मतलब जिनको थोड़ा दिक्कत हो वो हिंदी में नोट कर ले, कभी कभी यदि शब्द लिख दिया जा रहा है तो। फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी मतलब आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ। चलिए हम फिर से पूछते हैं आपसे, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ, मैक्रो के पिता यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता जे.एम. किन्स, और माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता अल्फ्रेड मार्शल। ये चीज़ आपके कब्जे में आ गया। बहुत ही ज़्यादा पूछता है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के पिता, अर्थशास्त्र के पिता, बहुत बार आपके पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ है। ये क्यों लड़क जा रहा है? ठीक, तो आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब इसके आगे हम आपको एक एक चीज़ और बताते हैं कि इन लोगों का लिखा हुआ पुस्तक जो है, बहुत बार पूछता है कि जे.एम. किन्स के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है, एडम स्मिथ के द्वारा, और अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया। तो सबसे पहले मैं एडम स्मिथ के बारे में बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ एडम स्मिथ, द वेल्थ ऑफ नेशन इनके पुस्तक का नाम था। क्या पुस्तक का नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, और द वेल्थ ऑफ नेशन, और एक इन्होंने इसमें थ्योरी दिया, उसका नाम था इनविजिबल हैंड्स। मैं बताता हूं कि इनविजिबल हैंड्स मतलब क्या होता है और किस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट था। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो कि बार बार आपको आईएएस और पीसीएस में पूछते रहता है। इनविजिबल हैंड मतलब होता है अदृश्य हाथ। अदृश्य हाथ का सिद्धांत। अदृश्य हाथ का सिद्धांत बोलते हैं किसको? इनविजिबल हैंड्स थ्योरी। किसका था? पूछता है कि इनविजिबल हैंड्स ऑफ थ्योरी यानी कि अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसका था? तो किसका था? एडम स्मिथ का। और एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के सिद्धांत में क्या कहा, हालांकि डिटेल जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हम जरूर आपको बताएंगे कि क्या कहा इन्होंने इसमें। अदृश्य हाथ का सिद्धांत यूं होता है कि मान लो कि आप क्या खरीदोगे इसका डिसीजन कौन करता है, और यदि आप कुछ उत्पादित करते हो तो इसका डिसीजन कौन करता है? आप क्या खरीदोगे इसका मतलब डिसीजन तो आप ही करते हो, और किसी के हाथ में नहीं है डिसीजन। और दूसरा कि आप मतलब क्या उत्पादित होगा
ये डिसीजन किसका है? जो कंपनी उत्पादित कर रहा है उसी का। सिंपल नज़रों में देखें तो यही बात है कि आप क्या खरीदोगे आपके हाथ में है और कंपनी क्या उत्पादित करेगा उसके हाथ में है। लेकिन एडम स्मिथ साहब कहते हैं कि बेवकूफ़ हो तुम, आप क्या खरीदोगे आप पे निर्भर करता है कि आपके पैसे पे निर्भर करता है कि आपके जेब में पैसा कितना है। वाह गुरु, ये तो बात है। और कंपनी उत्पादित करती है, कंपनी के मत्थे पर निर्भर करता है या किस चीज़ का बिक्री ज़्यादा हो रहा है उस पर निर्भर करता है। तो बात सही है। यदि जिस चीज़ का बिक्री हो रहा है, बिक्री अधिक है, तो उस चीज़ का उत्पादन क्या होगा? बढ़ जाएगा। खुद ही कंपनी उत्पादन ज़्यादा करने लगेगी। तो क्या यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया कि कंपनी ए तुम क्या करो कि मतलब ये जो उत्पादित कर रहे हो एक्स ही सामान का उत्पादित करो, एक्स का उत्पादन बढ़ाओ, वाई का कम कर दो, ऐसा कहा है क्या? नहीं। लेकिन इसने क्या किया? बढ़ा दिया उत्पादन। अब यदि आपको मैं एक कार का एग्जांपल देता हूँ। कार है, एक लैम्बोर्गिनी कार आती है, चाहे ऑडी ले लेते हैं। ऑडी उतना लंबा कौन लिखता रहेगा। और दूसरा का है अल्टो। आप हमको बताइए कि हमारे देश भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑडी का होगा या अल्टो का होगा? ये लगभग 5 लाख की गाड़ी आ जाती है और ये लगभग करोड़ों में जाती है। तो किसका उत्पादन ज़्यादा होगा हमारे भारत में? तो कोई भी इंसान आराम से कह देगा अल्टो का उत्पादन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे देश में मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा है, जिनके पास इनकम बड़ी ऑडी जैसी कार में घूमने का नहीं है। वो कार तो चाहते हैं, कार खरीदना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऑडी जैसे कार के पैसा नहीं है। उनके पास अल्टो जैसी कार की पैसा है, जो कि कार तो है लेकिन कम दाम की है, और कम दाम की है जिसके वजह से मिडिल क्लास फैमिली खरीद सकता है, अल्टो खरीद सकता है। टाटा की पंच आई है, वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं लोग। स्विफ्ट वगैरह गाड़ी जो है, वैगनोर वगैरह गाड़ी जो है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली खरीदती है। तो इन कंपनियों का, इन जो कार है, इसका उत्पादन ज़्यादा होगा। बिक्री ज़्यादा हो रही है तो उत्पादन ज़्यादा होगा। इसके लिए न सरकार इसको बताई है, नहीं कोई बताया, नहीं आप गए हैं बताने, नहीं कोई, अपने आप ये समझ गया कि बिक्री ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम इसी चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करेंगे। तो यही अदृश्य हाथ का सिद्धांत है कि आपको लग रहा है कि आप जा रहे हैं ये चीज़ खरीदने, उसको आपको लग रहा है कि वो अपने मन से उत्पादन कर रहा है। नहीं, न सरकार हस्तक्षेप कर रही, न कुछ भी हस्तक्षेप कर रही है। अपने आप एक इनविजिबल हैंड, एक अदृश्य हाथ है बिक्री और उत्पादन का, डिमांड और सप्लाई का, जिसको बताती है कि नहीं बाबू तुम इसी चीज़ का उत्पादन करो और नहीं बाबू तुम इसी चीज़ की खरीद करो। ठीक, यदि आपको ये समझ में आ गया है, ये बताइए अदृश्य हाथ का सिद्धांत किसका है? फटाफट रिवीजन करवाता हूँ। अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कौन? मैक्रो के पिता कौन? माइक्रो के पिता कौन? एडम स्मिथ के बुक का नाम क्या है? द वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का कौन सा थ्योरी दिया? एडम स्मिथ ने कौन से सिद्धांत दिए? अदृश्य हाथ का सिद्धांत, इनविजिबल हैंड्स थ्योरी। अगला बात आते हैं जो कि किन्स साहब है। किन्स किस क्षेत्र में से जुड़े हुए, किसके पिता कहे जाते हैं? तो मैक्रो के पिता किन्स को कहा जाता है। मैक्रो के पिता किन्स को कहा जाता है। और मैक्रो ने एक बुक लिखी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और इन्होंने, इस बुक का नाम याद रख लेना, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, धन का समान सिद्धांत, यानी कि जनरल थ्योरी ऑफ मनी। जनरल थ्योरी ऑफ मनी क्या दिया? जनरल थ्योरी ऑफ मनी। किसने दिया? तो ये दिए जेएम किन्स साहब। बहुत बार पूछता है, यहीं से सवाल बनता है, एकदम बार पूछती है। एक तो ये कि इनके थ्योरी का नाम क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ मनी। और दूसरा का पूछते हैं इनके बुक का नाम क्या है? इनके बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। धन का समान सिद्धांत। अब मैं समझाता हूं कि सामान्य सिद्धांत धन का क्या है। तो बहुत बार लोगों को लगता है कि जो सप्लाई है,
सप्लाई किसको बोलते हैं? आपूर्ति जो है, मान लो जी आपके गांव में कोई दारू बेच रहा है चुरा नुका के, बिहार में तो बंद है लेकिन सप्लाई तो चलता होगा, सुने हैं कि नहीं ये वर्ड कि सप्लाई जो है हो रहा है गुरु, सप्लाई कहाँ नहीं हो रहा है आप बताइए तो, एकदम खोल के सप्लाई होता है। ये जो सप्लाई हो रहा है उसको क्या कहते हैं? सप्लाई यानी कि आपूर्ति, पूरा करना, देना, मार्केट में उपलब्ध कराना। सप्लाई कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, ये सामान्य सिद्धांत में, धन का सामान्य सिद्धांत में कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट को आपूर्ति कम हो गई हो इसलिए जो है, मतलब किसी कंपनी का इकोनॉमिक्स ध्वस्त हो गया हो, इसका सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि उसकी आपूर्ति कम हो गई हो। मतलब कि कोई दारू ए ब्रांड का दारू बना रहा है और ये दारू ब्रांड बना रहा है और ये कम बनाना उत्पादित कर दिया। मान लो इस 100 बोतल बनाता था, इसकी खपत 100 बोतल की हो जाती थी, अपने ही गांव में बना लेता था, 100 बोतल की खपत हो जाती थी। और इकोनॉमिक्स इसका देखा गया कि ए का जो है ना, जो कंपनी है ए ब्रांड की, इसका ध्वस्त होने लगा है। तो कुछ लोग लाए कि अरे नहीं उत्पादित कर पा रहा होगा 100 बोतल, इसलिए लोग खरीद नहीं रहा है, पैसा इसलिए नहीं आ रहा है। लेकिन एक और चीज़ कहा गया कि इसमें धन का समान सिद्धांत में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मांग ही कमी हो गई हो, कि मांग ही घट गया हो, मतलब डिमांड ही नहीं आ रहा हो ए दारू का। हो सकता है कि लोग बी दारू की तरफ शिफ्ट हो गए हों कि नहीं बी दारू में अच्छा नशा आता है, इसलिए बी दारू की तरफ चले जाते हैं, एक इकोनॉमी इसलिए ध्वस्त हुआ हो। तो धन का सामान्य सिद्धांत में क्या है? सामान्य सिद्धांत में ये है कि केवल ऐसा नहीं होता कि आपूर्ति के घटने से इकोनॉमी खराब हो जाती है, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि मांग ही उस चीज़ का घट गई हो, किसी और चीज़ का मांग शुरू हो गई हो, उस चीज़ का मांग ही घट गई हो, इसलिए एक कंपनी बर्बाद हो गई हो। और एक कंपनी को ठीक करना है, यदि इसको ठीक से चलाना है तो सरकार को क्या करना होगा? हेल्प करना होगा कि उसको मतलब सब्सिडी देना होगा, लोन देना होगा, ऋण देना होगा, मार्केटिंग की जुगाड़ करनी होगी ताकि फिर से कंपनी ए चल जाए। लेकिन सरकार यहाँ करेगी नहीं, ये कंपनी क्योंकि दारू का है, कंपनी ये दारू का नहीं रहता तो सरकार को ऐसा हेल्प करना चाहिए था। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं किन्स साहब, जेएम किन्स साहब। ठीक, किन्स साहब के कॉन्सेप्ट समझ में आया। इसके बाद आते हैं जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसके पिता जो है वो कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल है। और अल्फ्रेड मार्शल की एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि लिखाई हुई थी 1860 में। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाना चाहता हूँ। बुक्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पीसीएस में इससे सवाल बनता है। बताइए, एडम स्मिथ का बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन। सेकेंड है कि अल्फ्रेड मार्शल की बुक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। कब छपी? 1860 में। अल्फ्रेड मार्शल को क्या कहा जाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। और पूछ दे कि जेएम किन्स कौन है, तो वो है मैक्रो इकोनॉमी का पिता, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र के पिता। और पूछे कि उनके बुक का नाम क्या है, तो उनके बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और साथ में यदि पूछ दे कि एडम स्मिथ के थ्योरी का नाम क्या था, तो अदृश्य हाथ का सिद्धांत। और पूछ दे आपसे कि आप ये बताओ कि जेम किन्स की थ्योरी का नाम क्या था, तो धन का सामान्य सिद्धांत। इतना अभी तक क्लियर हो गया होगा, मैं आशा करता हूँ। आगे हम चलते हैं कि बात हम मैक्रो और माइक्रो की कर रहे थे। तो मैक्रो मैंने आपको क्या बताया और माइक्रो में क्या बताया आपको? छोटा व्यक्तिगत स्तर पे जो होता है, और मैक्रो जो होता है वो सरकार के स्तर पे होता है। ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार मैंने बताया कि एक जंगल है और एक पेड़ है। जंगल बड़ा या पेड़, तो जो जंगल का अध्ययन है वो है मैक्रो, यानी कि समष्टि।
और ये जो पेड़ का अध्ययन है वो क्या है, वो है माइक्रो यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र। आप अकेले हैं और आप कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, कथी खरीद रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका जो विज्ञान है वो क्या है, माइक्रो है। आप जा रहे हैं, जाके अथी खरीद लिए, क्या बोलते हैं, पान मसाला खरीद लिए, जाकर शिखर खरीद लिए, तंबाकू खरीद लिए, जाकर सब्जी खरीद कर ले आए, सिगरेट धुआं में उड़ा दिए। ये जो क्या है वो सरकार उस पर, उसका डिसीजन नहीं सरकार का कि आप सिगरेट पिएंगे कि नहीं पिएंगे। आपका डिसीजन है कि आपको फेफड़ा निकाल देना है कि ख़त्म कर देना है, मर जाना है कि नहीं मर जाना है। दारू पीना है या नहीं पीना है, ये सरकार का डिसीजन तो है कि ख़त्म हो गया, लेकिन आपका डिसीजन करता है कि आपको वो जो सप्लाई चल रहा है वो सप्लाई चेन से लाना है कि नहीं लाना है। तो ये जो व्यक्तिगत स्तर का विज्ञान है अर्थशास्त्र का, वो क्या कहलाता है, माइक्रो कहलाता है। और जो जब सरकार चीज़ों को नियमित करती है तो वो क्या कहता है, मैक्रो कहलाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जहाँ से IAS यानी कि UPSC ने अपना सवाल बहुत बार पूछा हुआ है। पुराने ट्रेंड से नए ट्रेंड तक कम से कम 5 से 7 बार इस चीज़ को पूछा हुआ है। 5 से 7 बार रिपीट किया हुआ है इन चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को, तो ये कि मैक्रो में कौन कौन सा आता है, पिछले उससे पिछले हर साल का एक न एक सवाल जो है आपको इस क्रम में दिख जाएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्त, PCS BPSC वाले लोग एकदम सीरियस हो जाइए। मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या आता है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आराम से हो जाएगा। समष्टि में था क्या, मैक्रो में था क्या, एक बड़ा विज्ञान था, सरकार जिसको मैनेज करेगी। जब सरकार जिसको मैनेज करेगी तो आप दिमाग थोड़ा लगाइए कि बताइए राजकोषीय नीति कौन बनाएगा, आप या सरकार। भैया राजकोषीय नीति, अभी इतना क्या सोच रहे हो, राजकोषीय नीति है, घर का नीति थोड़ी है, वो नीति थोड़ी है कि हाँ लव लेटर देना है, वैसी वाली नीति नहीं है कि हाँ चल 4 दोस्त कहाँ लव लेटर देना है, लड़की आ रही होगी रोकेंगे बीच में, लड़की जाकर हरासमेंट का केस कर देगी, जेल चले जाओगे पोस्को में। राजकोषीय नीति कौन बनाएगा, राज्य का कोषीय मतलब राज्य सरकार की कोषीय नीति, देश का कोषीय नीति जो है वो कौन बनाएगा, सरकार बनाएगी, सरकार के स्तर पर संसद पे काम होगा ये सब। मौद्रिक नीति RBI बनाती है, RBI कौन चलाते हैं, तुम्हारे घर का है, नहीं गुरुजी, किसका है, तो ये जो है सरकार की है, बात बस सही बात है। मुद्रास्फीति और अवस्फीति, पैसा को उठा देना और पैसा गिरा देना। आजकल पैसा ऐसा गिरा है नीचे की तरफ कि बस नीचे से देख ही रहा है सब, भैया चल लात मार के मुझे क्यों नीचे गिराया है सब। ये जो है, ये जो मौद्रिक नीति बनाना है या मुद्रास्फीति अवस्फीति को कंट्रोल करना है, ये किसके अंतर्गत आएगा, आपके अंतर्गत। आपके 10 रुपया होने से पैसा का भाव गिर जाएगा, पैसा का भाव उठ जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमारा जो है एक तो ही बाकी सब कंगालो, बस वो एक गाना नहीं है कि सोने जैसा रंग है तेरा चांदी जैसी बात, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं चलता है, एक तो ही धनवान नहीं है, बहुत लोग धनवान हैं। और रूप का धनवान यहाँ कुछ भी नहीं होगा, यहाँ सिर्फ पैसा 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 ही चलेगा। पैसा होगा तो रूप कैसा भी हो चल जाएगा। सरकारी नौकरी वाले देखते नहीं हो, उठा के ले जाती हैं हूर के पड़ी को। यहाँ देखो मुद्रास्फीति और अवस्फीति सरकार के अंतर्गत। बजट पे बहस कौन करेगा, तुम्हारे घर का बजट है, सरकार का बजट है, देश का बजट है, तो बजट। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन पर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भुगतान संतुलन भैया जी माइक्रो में आता है, भुगतान सब खरीद डिमांड सप्लाई भुगतान, ये तो माइक्रो में आता है, उसमें क्यों हो गया मैक्रो में क्यों हो गया। तो दोस्त भुगतान संतुलन व्यक्तिगत स्तर का नहीं है कि पैसा दे देना है और उसको क्या खरीद लेना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है
वो देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लेन देन का ब्यौरा है बॉस। तुम्हारा उसका काम ही नहीं है, वो तो और देश से ऊपर चला गया, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे चला गया। जब हम डिमांड बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे कि किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ आप समझते चले जाइए इसे कौन कौन जो है मैक्रो में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सवाल देख लीजिए जाकर प्रीवियस ईयर में, अभी आज ही जाइएगा और देख लीजिएगा कि इससे पूछा हुआ है सवाल कि नहीं। अगला आते हैं माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो छोटी स्तर पे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है। अब जब छोटी स्तर पे सूक्ष्म अर्थव्यवस्था है तो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, व्यक्तिगत स्तर पे जो चीज़ करते हो वो आएगा। बाजार की क्रिया बताओ, बाजार में जो जाते हो, साप्ताहिक बाजार जो लगता है, मंगलवारी का बाजार लगता है या शुक्र का बाजार लगता है। साप्ताहिक बाजार जो होता है ना बिहार में क्या होता है, स्पेशल दिन पे लगता है और उस दिन मतलब सारे सब्जी बेचने वाले, फल फूल बेचने वाले, पकौड़े तलने वाले, भूजा बेचने वाले सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे लोग खरीदने जाता है। तो साप्ताहिक बाजार में ये जो बाजार की क्रिया है कौन करता है? हम बेचने जाते हैं, हम खरीदने जाते हैं। मतलब तुम सब्जी वहाँ से खरीदने जाते हो, इस पर थोड़ी कोई किसी का कट्टा धर को भी ये खरीदना है, दूसरा कुछ नहीं। हाँ, मेहरारू रख सकती है कट्टा माथा पे कि को भी लाना, दूसरा कुछ ले कर आ गए तो बता देंगे तुमको, खाना नहीं देंगे, समझ? वैसी वाली बात। तो ये जो बात है, जो बाजार की क्रियाएं हैं, बाजार की क्रिया किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। आपूर्ति और मांग, मैंने बताया कि डिमांड और सप्लाई जो है, आपूर्ति और मांग जो है वो किस में आता है? माइक्रो में आता है। आपकी डिमांड क्या है वैसे ही सप्लाई होगी, ये कहाँ आती है? माइक्रो में आता है। याद रखिए, डिमांड और सप्लाई किस में? माइक्रो में। थर्ड है उपभोक्ता विकल्प, यानी कि चॉइस। चॉइस किस चीज़ का, कि हम क्या खरीदेंगे। हम जाएंगे तो आपके दुकान से खरीदेंगे या इसके दुकान के से खरीदेंगे या इसके दुकान से खरीदेंगे। ये जो चॉइस है कि कंपनी ए से खरीदेंगे, बी से खरीदेंगे, सी से खरीदेंगे, ये जो चॉइस है उपभोक्ता का विकल्प है। मान लो शादी होने आया है किसी व्यक्ति का, एक्स नाम का व्यक्ति है, इसको ए लड़की का बायोडाटा मिला, बी का बायोडाटा मिला, सी का बायोडाटा मिला। अब इसका चॉइस है क्योंकि ये सरकारी नौकरी किया हुआ व्यक्ति है, पीसीएस वाला व्यक्ति है, एसडीएम के चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति है और एडीएम के चेयर पर बैठा हुआ ABC जैसा A to Z आता है, जेड तक कर देते हैं, ये जेड तक का ऑप्शन आया हुआ है इसके पास। अब किससे ये ब्याह करेगा, इसका चॉइस है। और ये जो चॉइस है उपभोक्ता का विकल्प है, ये चॉइस का जो विज्ञान है, खुद के चुनाव का विज्ञान है, वो क्या है? माइक्रो में आता है। अब उपभोक्ता आपने जान लिया, मतलब कि जो उपभोग करेगा, जो उसको खरीदेगा, खाएगा, पिएगा। उत्पादक इसके बाद, उत्पादक मतलब जो उत्पादित करेगा। अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं, अब लड़की का उत्पादन जो है वल्गर अति हो जाएगा। मान लो कंपनी जो है कोई भी या देश में ABCD से Z तक की ब्रांड का मिलता है, ठीक है, इतने ब्रांड का चीज़ें बनती है। अब इतने ब्रांड ही आपको मिल रहा है, ब्रांड का चीज़ मिल रहा है, तो उत्पादक किस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा करेगा? यदि कंज्यूम ए ब्रांड का चीज़ ज़्यादा हो रहा है तो उसका उत्पादन ज़्यादा होगा। ये सिद्धांत किसने दिया था हमको कमेंट में बताने का? ये वाले सिद्धांत जो उत्पादक सिद्धांत वाला है वो किसका दिया हुआ है बताने का। इसमें उत्पादन और लागत के बारे में भी हम लोग उत्पादक सिद्धांत में चर्चा करते हैं कि उत्पादन कितना पैसा लगाएंगे, किस प्रकार से लागत होगी, किस प्रकार से उत्पादन होगा वो भी, और किस चीज़ का उत्पादन करना है ये भी। किस चीज़ का उत्पादन करना है हमने कोई कंसेप्ट में पढ़ा, आपको बताना है कि धन का सामान्य सिद्धांत में है या अदृश्य हाथ का सिद्धांत में है। अब हम आगे चलते हैं, आपको थोड़ा सा और कुछ बताते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो कुछ लोगों के साथ ज़रूर ही शेयर करें। देखिए पुराने टाइम में क्या गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, गुरु तो नहीं मानिए पर हाँ एक गाइडर मान लीजिए, एक कोच मान लीजिए। हम वो चीज़ नहीं पढ़ाएंगे, PhD आपसे नहीं करवाएंगे, पर हाँ इतने अच्छे से समझाएंगे, इतने प्यार से बताएंगे आपको, इतने एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि आपको चीज़ें माइंड में सेट कर जाएंगी
और एग्ज़ाम हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होता है, आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी इतनी कमज़ोर होती है ना कि जैसे सवाल मिलता है कन्फ्यूज हो जाते हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, और गलत करके आ जाते हो। उससे हम सिर्फ बचने का प्रयास करेंगे। आगे हम 2 कॉन्सेप्ट और बताते हैं, प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। यहीं लिख देते हैं पब्लिक गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है, वस्तु होती है। अब प्राइवेट मतलब क्या होता है, नहीं पढ़ देखते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हो। और पब्लिक मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हो, वही वाला। जो प्राइवेट गुड्स हैं और जो पब्लिक गुड्स हैं, यानी कि प्राइवेट वस्तुएं जो है और जो सरकारी वस्तुएं हैं, निजी वस्तुएं इसको बोलते हैं हिंदी में, निजी वस्तुएं। और दूसरा है ये सरकारी वस्तुएं। यहाँ से भी सवाल थोड़ा सा फंसाता है, पर हम आपको ऐसा बताते हैं कि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। आप बताओ कि कभी कभी लड़का सबको देखे ना, छोटी छोटी लड़का सबका झगड़ा होता है तो वो सड़क पे खड़ा रहता है, तो एवटा का है, मतलब मान लो से गुप्पी बना के खेलता है। ये जो देखे वो खेलते हुए, वो गोली गोली खेल रहा है, और किसी मतलब विद्यालय की ज़मीन में है, किसी सरकारी ज़मीन में है, और वो खेल रहा है। तो कोई दूसरा आकर कहेगा कि यहाँ नहीं मत खेलो, यहाँ से जाओ, दूसरा लड़का से लड़ाई हो जाएगा, से यहाँ से भागो तो जल्दी, नहीं खेलने देंगे यह। तो दूसरा क्या कहता है, से तुम्हारा बाप का है, तो वो कहता है तुम्हारे बाप का है, तो वो कहता है तुम्हारे बाप का है, और उसके बाद कॉलर पकड़ौल हो जाता है, देह पीटा पीटी होने लगता है। ये जो तुम्हारे बाप का है या नहीं तुम्हारे बाप का है, ये क्या है, तो जो किसी के बाप का नहीं है वो क्या है, वो है सरकारी चीज़, और जो किसी के बाप का है वो क्या है, वो है निजी चीज़। एग्जाम्पल थोड़ा सा ऐसे एग्जाम्पल का प्रयोग आप इस मतलब अधिकारी नहीं करेंगे, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सवाल नहीं बना पाएंगे तो क्या होगा, क्या अधिकारी बनते बनते रह जाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे। तो हमको समझने के क्रम में बिल्कुल मतलब निजी लेवल अपना गिरा देना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल बनते वक्त दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल बनाते वक्त गाली नहीं दो आप कि हाँ सर जी पढ़ें, इतना टाइम लगाएं और फिर भी जो है सवाल गलत हो जा रहा है। अब निजी वस्तुएं हैं तो 2-3 कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखो, सवाल यहाँ से बनता है और गलत हर कोई करता है जो इकोनॉमिक्स को बढ़िया समझ नहीं रहा है। अच्छा ये बताओ, क्या ये इसमें प्रतिद्वंद होगा? प्रतिद्वंद मतलब कि लड़ाई होगी। कहोगे कि लड़ाई होगी कैसे? मान लो जमीन है, खेत है, 2 भाई हैं और एक भाई यहाँ है, एक भाई इसमें से थोड़ा बढ़ाकर यहाँ तक का दीवार खींच दिया, तो क्या यहाँ पे इसका झगड़ा नहीं होगा? झगड़ा होगा, क्योंकि ये निजी चीज़ है, और निजी चीज़ होता है तो झगड़ा होता है। और झगड़ा होने का जो झगड़ा होने का फटम फैटी होने का जो शब्द है वो है प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंद्व। और जो झगड़ा करता है उसको प्रतिद्वंदी, यानी कि प्रतिद्वंद होगा। होगा कि नहीं होगा? लड़ाई होगी, होगी कि नहीं होगी? लेकिन इसमें कोई कह सकता है, कोई इस पे लड़ाई कर सकता है? बताइए। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि क्या इस पे कोई लड़ाई कर सकता है? कोई कह सकता है कि हमारे बाप का है, तुम भाग, तुमको नहीं पढ़ने देंगे, तुमको सड़क पे खड़ा हो, तुम कहो चल भागते, ये मेरे बाप का है? नहीं है, क्योंकि सड़क सरकार का है, और सरकार का है तो इस पर लड़ाई कैसे करोगे तुम? हम भी खड़ा हो सकते, तुम भी खड़ा हो सकते, तुम भी पढ़ सकते हो, तो मैं भी आ सकता हूँ। मतलब ये गैर प्रतिद्वंद है, गैर प्रतिद्वंदी चीज़ है, ठीक। और ये प्रतिद्वंदी चीज़ है, ठीक। अगला है कि क्या ये टर्म हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, ध्यान रखिए कि क्या इसमें से कोई अपना घर बना ले,
कोई आपके ज़मीन पे कब्जा कर ले तो क्या उसको बहिष्कृत कर सकते हैं, यानी कि भगा सकते हैं? तो जी हाँ, हमारा चीज़ है, हम कहने बहिष्कृत कर सकते हैं, हम कहने भगा सकते हैं, बिल्कुल भगाएंगे। लेकिन क्या सरकारी चीज़ है उसमें से किसी को आप भगा सकते हैं? थोड़ा दिमाग ला के बताइए कि सरकारी चीज़ है उसमें से किसी को आप भगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि सरकार का चीज़ है तो उसमें से किसी को आप कैसे भगा सकते हैं? तो ये 2 लाइन जो है ना पूछता है हमेशा, यही फेवरेट है बीपीएससी का, यहीं से सवाल घुमाकर पूछता है, आप लपेट जाते हो, गड़बड़ा जाते हो। तो ध्यान रखिए, निजी वस्तुएं क्या होता है, प्राइवेट गुड्स में क्या होता है, प्राइवेट गुड्स प्रतिद्वंदी होता है और प्राइवेट गुड्स में बहिष्कृत किया जा सकता है। लेकिन सरकारी में क्या हो सकता है, ये गैर प्रतिद्वंदी होता है और गैर बहिष्कृत किसी को किया जा सकता है। इस पे अधिकार किसका होगा, तो सरकार का होगा। इस पे अधिकार किसका होगा, तो निजी व्यक्ति का होगा या फिर निजी फर्म का होगा, किसी न किसी निजी आदमी का होगा। उस पे सरकार कंट्रोल नहीं करेगी। यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो हमको आज के क्लास से विदा देने से पहले आप क्या कीजिए, 2-3 हमारा MCQ सवाल है उसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए, जो कि PCS में आया हुआ है। ये IAS में, सबसे पहले IAS वाला सवाल बताता हूँ क्या आया हुआ था। प्रश्न है कि निम्नलिखित में, अब कहोगे कि IAS का सवाल लेक्चर सिर्फ देख लिए हो, तो हम गारंटी देते हैं कि ये IAS का सवाल जो है ना आराम से आप बना देंगे। रुको 1 मिनट। निम्नलिखित में कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है? एक में है सरकारी बजट, 2 में है राजकोषीय नीति, 3 में है मौद्रिक नीति, 4 में है भुगतान संतुलन, 5 में है उपभोक्ता बाजार। आपके ऑप्शन है ए में नए वाले पैटर्न पे मैं ऑप्शन बना देता हूँ। ऑप्शन नए वाले पैटर्न पे नहीं था 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 सभी ऐसे करके, लेकिन नए वाला पैटर्न पे मैं ऑप्शन बना देता हूँ। आपको जवाब देना है, केवल 2 सही। बी में है केवल 3 सही। सी में है केवल 4 सही और डी में है सभी गलत है। ये आपको बताने का है, ये IAS का सवाल है, आपको ये क्या करना है, बताने का है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। मैं PCS BPSC का एक सवाल बताता हूँ।
यूपीएससी का एक सवाल है, किसे समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है? आपको इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक में असीमित इच्छाओं को सीमित साधनों द्वारा पूरा करने का विज्ञान अर्थशास्त्र कहलाता है। ऑप्शन 2 है अर्थशास्त्र नहीं, इकोनॉमिक्स का उद्भव ग्रीक शब्द से हुआ है। ग्रीक शब्द से हुआ है। तीसरा में आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता मार्शल को कहते हैं। इसमें क्या है, असत्य को चुनना है। आपको इसमें असत्य जो भी लग रहा हो उसको आप कमेंट कर दें। ये बीपीएससी का सवाल मैंने बताया, पीसीएस में पूछेगा सवाल, और आईएएस का सवाल मैंने बताया। साथ ही यूपी पीसीएस, जेपीएससी जैसे बहुत सारे एग्जाम्स जो भी आपको पीसीएस लेवल पे होते हैं, उन सभी सवालों का एमसीक्यू भी हम कराते चलेंगे। हम इस क्लास का एमसीक्यू जो है जेमिनाई से जनरेट करके आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ये क्लास भी और उसके साथ एमसीक्यू भी, ताकि क्या होगा, आप क्लास देखें और जाकर एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया, तैयारी आपकी कंप्लीट। इकोनॉमिक्स पढ़ने की तरीका क्या है कि पहले आप एक टीचर से क्लास पढ़ेंगे, हमसे क्लास पढ़ेंगे, और उसके बाद जाकर एमसीक्यू लगाएंगे बिल्कुल कंप्लीट। और यदि मेंस के सवाल आपके स्तर पे आते हैं, यदि इस आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे, मेंस का सवाल जब बनना शुरू हो जाएगा, तो मैं मेंस का सवाल भी आपको उस सेगमेंट से दूंगा, ताकि आप उसके आंसर भी अच्छे से लिख सकें। धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बढ़ाइए, विकसित करिए, ज़्यादा हड़बड़ाइए नहीं, और हमारे साथ बने रहिए और इन लेक्चर्स को भी लोगों तक पहुँचाइए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सोचिए आप एक चाय का दुकान करते हैं, पैसा आप लगाते हैं, बिक्री आप करते हैं, मुनाफा अपने जेबी में भरते हैं, तो ये क्या है, ये कौन सी व्यवस्था है? जी बिल्कुल, ये है पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन यदि एक दुकान सरकार की हो, बिक्री भी सरकार करे, लेकिन मुनाफा जनता में बांट दे, तब ये कौन सी व्यवस्था है? ये है समाजवादी व्यवस्था। और यदि सरकार और प्राइवेट दोनों मिल जाए, सरकार और प्राइवेट दोनों मिल जाए, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड व्यवस्था, यानी कि मिश्रित व्यवस्था। जय हिंद साथियों, मैं हूं आकाश गुप्ता। आज हम इकोनॉमी के 3 टॉपिक को लेकर आ चुके हैं, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विभिन्न एग्जाम के पहलुओं से बहुत ही अच्छे वे में डीप तक जाकर समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। साथियों, हम अर्थव्यवस्था को बांटना शुरू करें यदि, तो 3 भागों में हमको बांटना चाहिए। कौन कौन से 3 भाग?
एक तो ये कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो किसका होता है? किसी प्राइवेट व्यक्ति का। सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट चलता है। एग्जाम्पल मैं दे दूँ, एग्जाम्पल जैसे यूएसए का है। अभी नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, धीरे धीरे आगे डेप्थ में उतरते चले जाएंगे। यदि हम समाजवादी की बात करें तो यहाँ कंट्रोल कौन करती है? यहाँ इस इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर अधिकार किसका होता है? तो यहाँ सरकार का होता है। एग्जाम्पल एक सुनना है आपको, तो हम रूस का एग्जाम्पल दे देते हैं, सबसे बेस्ट रूस। थर्ड है मिश्रित। अब मिश्रित में क्या है? तो मिश्रित में सरकार भी अपनी आएगी, सरकार भी बिजनेस करेगा और निजी व्यक्ति भी बिजनेस करेगा। सरकार जो कमाएगा पैसा वो कहाँ खर्च करेगा? तो सरकार जो कमाएगा पैसा वो जनता पे खर्च कर देगा और ये अपना पैसा कहाँ रख लेगा? तो अपने जेब में रख लेगा। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ तो ये भारत का एग्जाम्पल दे देता हूँ। ठीक, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा और आगे बढ़ के मैं बताता हूँ। देखो, जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या? निजी अधिकार, आपका अधिकार। आपका अधिकार, सेल्फ कंट्रोल जिस पे है वो है पूंजीवादी। यदि पूंजीवादी का जनक कोई पूछ ले, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ साहब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं। यदि हम आपको कहें कि पूंजी निजी वाली चीज़ है, आपका खेत है और आपके खेत में कोई 2 बीता घेर दिया, कोई गया डरेड़ पाड़ दिया, मतलब कि बाउंड्री घेर दी आपके खेत में 2 बीता, क्या आपका लड़ाई उससे नहीं होगा? क्या आप वैसे ही छोड़ देंगे? नहीं, आपका तो लड़ाई होगा, गुस्सम गुस्सा होगा, बढ़िया से लड़ाई होगा। तो इस लड़ाई का क्या कारण है? क्योंकि वो आपका पर्सनल चीज़ है, निजी चीज़ है। तो निजी चीज़ होगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब निजी, जहाँ कंट्रोल जो है प्राइवेट लोगों का होगा। यदि प्राइवेट लोगों का होगा कंट्रोल, आपका कंट्रोल होगा, तो झगड़ा तो तय है। कोई आकर 2 बीता क्यों घेर देगा? देखते हो भैयारी के झगड़ा में मार काट हो जाता है। क्यों? क्योंकि 2 बीता जो है ये इधर से ले लेता है, 2 बीता इधर बढ़ा दिया, उसके लिए लोग लाश गिरा देते हैं, खून कर देते हैं एक दूसरे का। क्यों? क्योंकि ये पूंजीवाद है, मतलब पूंजी हमारी है, प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है, इसलिए लड़ाई होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? प्रतिस्पर्धा इसमें होती है, प्रतिस्पर्धात्मक होती है। एक बार सवाल पूछ दिया था आपसे कि इनमें से कौन प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अब लोग जो है पगलाएंगे गया कि ये क्या कह दिया प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था। तो प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था किसको कहेंगे? जिसमें कंट्रोल निजी होगा, कंट्रोल आपका होगा। निजी कहने से मतलब क्या? आपका कंट्रोल। मान लो कि किसी का प्रेम प्रसंग किसी के साथ चल रहा है, इसका प्रेम प्रसंग ए का बना लेते हैं, ये बकलोला है, ये है बकलोलिया, इसका प्रेम प्रसंग इसके साथ चल रहा है, इसका केस बना देते हैं बड़ा बड़ा, इसका प्रेम प्रसंग इसके साथ चल रहा है। अब इसका प्रेम प्रसंग इसके साथ चल रहा है तो ये चाहेगा क्या कि ये हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये हमारा क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी है। लेकिन ये जो है ये क्या करती है कि तीसरा एक और स्मार्ट आदमी जो है, इसके माथे पे बाल नहीं था, ये टकला था, इसीलिए इसको छोड़ दिया, और इधर जो ये स्मार्ट बाल वाला जो आदमी है उसके साथ भी अपना टाँका भिरा दिया हुआ है। तो क्या होगा? क्या होगा? लड़ाई, मार, झगड़ा, कुटाई यदि पता चल गया तो ये क्या है? यदि निजी चीज़ है तो उसमें क्या है? प्रतिस्पर्धा है। कोई इस पर नज़र भी डाला तो आँख फोड़ देंगे, हमारा है तो कोई और देख नहीं सकता है। इसीलिए ये निजी अर्थव्यवस्था क्या है?
प्रतिस्पर्धात्मक है। बार बार मैं इस बात पे फोकस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि एग्जाम हॉल में जाकर लोग गलत करके आते हैं, यही वाली बात। अब आते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपको कह दे कि एग्जाम्पल आपको दे दे, एक एग्जाम्पल भारत के किसी कंपनी का, मान लो टाटा का एग्जाम्पल दे दे, तो आप किस में रखोगे? ये टाटा रिलायंस का एग्जाम्पल दे दे, जियो का, रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दे दे, ये आप किस में रखोगे? क्या हम इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था में रख दे? क्योंकि भारत का कंपनी है तो भाई मिश्रित अर्थव्यवस्था में रख देना चाहिए। क्या करें? भारत के तो इस बात को लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स हार्ड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के अभाव में क्या होता है, प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं। प्रश्न एग्जाम में गलत हो जाते हैं। हमारे लेक्चर्स आप देखते चलोगे ना, यदि आप आईएएस भी दे रहे हो, आईएएस में इकोनॉमिक्स से कितने सवाल बनते हैं? लगभग 22 सवाल बनते हैं। 22 सवाल बनते हैं लगभग। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट बहुत बड़ा पार्ट होता है आईएएस के प्रीलिम्स के लिए। इकोनॉमिक्स में 22 सवाल पूछते हैं और इन्वायरमेंट से लगभग 18 सवाल पूछते हैं। यही दोनों मिला दोगे ना, 8 2 10, 2 1 3 1 4, 40 सवाल यही तुम देखोगे ना कट ऑफ। तो अब कट ऑफ जो जाती है ना 44-45 क्वेश्चन पे कट ऑफ पार हो जाती है। 2 सब्जेक्ट कट ऑफ पार करवाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा देती है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है कौन? इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट की माइनर क्लियरिटी नहीं है। अब यही मैं पूछ देता कि टाटा और रिलायंस, ऐसे सवाल बन जाता है यूपीएससी में कि टाटा और रिलायंस भारत की कंपनी है। चूंकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए ये कंपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था के ही एक भाग है। यह कहते हैं कि ये कंपनियां मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आएगी। अब दिमाग खराब हो जाएगा कि बात तो सही है, टाटा और रिलायंस भारतीय कंपनी है, भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऐसा ही ऐसा ही ऐसा है, मार के आए घर देखे कि जा रिजल्ट नहीं हुआ। ये क्यों? क्योंकि टाटा और जियो ये प्राइवेट है ना, ये कंपनी प्राइवेट है ना, ये कंपनी प्राइवेट है। इकोनॉमिक्स ये थोड़ी सोचता है कि कोई देश का है कि गांव का है या शहर का है, क्या क्या है वो। इकोनॉमिक्स बस अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता है। तुम खुद से देश फिट कर दो तब, तुम खुद से राज्य फिट कर दो तब, तुम खुद से कुछ भी फिट कर दो तब। कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक के अपनी कॉन्सेप्ट है। ये नहीं देखता है कि हम यूएसए के लिए डिफाइन कर रहे हैं या भारत के लिए डिफाइन कर रहे हैं। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है। हाँ, हम देशों के रूप में यूएसए को हम एग्जाम्पल के रूप में पूंजीवादी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ जो है पूंजीवाद जो है श्रेष्ठ है। आगे चलकर एक और बात बताऊंगा कि पूंजीवाद कहने का मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा प्राइवेटे होगा, गवर्नमेंट का इनको भूमिका ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का लेस मात्र भूमिका होता है प्राइवेट में भी, लेकिन जो प्राइवेट निजी लोगों का जो भागीदारी है, प्राइवेट लोगों का भागीदारी है या प्राइवेट चीज़ों की भागीदारी जो है वो निजी वाले में बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम वही होती है। इसीलिए जो है इसको क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही पूरे देश को ही रख देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं है कि वहाँ सरकार नहीं आती है, कोई मतलब सरकार अपना काम नहीं करती। आगे बताता हूँ कि सरकार में क्या है, एक एक करके पॉइंट समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब समाजवादी है, जैसे सरकार इस पर कंट्रोल कर रही है। कहाँ का एग्जाम्पल देख लिए, रूस का। इसके पिताजी के बारे में बताया कि समाजवादी के पिताजी, तो ये कार्ल मार्क्स को, किसको? कार्ल मार्क्स। बताइए किसको? कार्ल मार्क्स। पूंजीवाद के पिताजी एडम स्मिथ, पूंजीवाद के एडम स्मिथ, और समाजवाद के कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक। आपने पढ़ा होगा कब? 10th में, 9th में, 10th में। ये कहाँ आया होगा? कार्ल मार्क्स आया होगा चैप्टर के रूप में। यदि नाम याद है कार्ल मार्क्स तो बस ये ध्यान रख लो कि कार्ल मार्क्स कहाँ है? समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक के रूप में है। यदि हम कहें आपको कि क्या यहाँ प्रतिस्पर्धा होगा, क्या यहाँ किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा होगा? एक बार सवाल पूछ दिया, क्या कि निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था के प्रकार प्रतिस्पर्धा रहित होता है? अब इतना खतरनाक नाम है कि प्रतिस्पर्धा रहित होता है, आधा लोग तो पगला ही जाते हैं
कि बस इकोनॉमी तो बहुत हार्ड है। हम शब्दों, जहाँ जहाँ शब्द आपके एग्जाम में बन सकते हैं उन सब शब्द पे जरूर फोकस करेंगे। ठीक, प्रतिस्पर्धा रहित यानी कि कंपटीशन खत्म। कंपटीशन है ये नहीं है। काहे यहाँ कंपटीशन नहीं है जी? क्योंकि सामाजिक चीज़ है ना भैया, पब्लिक चीज़ है ना भैया, वहाँ सरकार कंट्रोल करे। अभी तो मैंने बताया कि दुकान खोलेगा कौन? सरकार। बिक्री करेगा कौन? सरकार। और पैसा होगा तो सबको बांट देगा। खेत है, यदि मैं किसी खेत का एग्जांपल दूं, चलो मैं यहाँ देता हूँ। मान लो ये खेत है, तो ये समाजवाद में क्या होगा? खेत में अनाज कौन उपजाएगा? अनाज उपजाने की व्यवस्था कौन करेगा? सब सरकार करेगी। लेकिन अनाज होगा जब लास्ट में, यदि यहाँ से मतलब अनाज जब बिक्री होगा या अनाज जब उपज हो जाएगा तो ये बंटवारा किस में होगा? जितना भी जनता है, मान लो ABCDE से Z तक की जो जनता है, सब में क्या करी जाएगी कि इसका उत्पादन बांट दिया जाएगा। कहाँ? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में। लेकिन पूंजीवादी वाला ये खेत रहता तो ये खेत तुम्हारा रहता, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहता तो ये खेत तुम्हारा रहता। और क्या अपने खेत के उपज को लोगों को बांटोगे तुम? बिल्कुल भी नहीं। यदि बकरौलिया के एग्जाम्पल से समझना है तो ये समझिए कि ये जो लड़की है ये निजी है, पूंजीवादी वाली है, प्राइवेट है। तो प्राइवेट क्या लोगों में तुम बांटोगे? दोस्तों में बांटोगे? दोस्त कहेंगे कि एक बार बात करा दो भाई, तो बात कराओगे? नहीं ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, वही समझा रहा था कि पूंजीवादी में निजी चीज़ है। पूंजीवाद कहने का मतलब निजी चीज़। पूंजीवाद नाम से जैसे पूंजीवाद आपके दिमाग में आया ना, सीधे आ जाओ कि निजी चीज़ है, प्राइवेट चीज़ है। और प्राइवेट चीज़ किसी को हम बांट नहीं सकते। यहाँ क्या कर सकते हैं? समाजवादी यदि चीज़ हो, पब्लिक चीज़ हो, तो क्या करेंगे? सब में बटेगा। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ये जो कद्दू का कटना है वो है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तभी सब में बटेगा। और नहीं तो कद्दू जो है ढकेचुराम अकेले खा जाएगा। ठीक, यदि ढकेचुराम कद्दू को अकेले खा गया तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। यदि सब में कद्दू बटा तो वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक, क्या कहेंगे? प्रतिस्पर्धा रहित। ये एग्जाम एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रतिस्पर्धा रहित पूछता है। कार्ल मार्क्स, वनडे एग्जाम देने जाना है तो कार्ल मार्क्स बी ऑप्शन पे रहता है। कार्ल मार्क्स आपको लगाकर सीधे आ जाना है। जैसे पूछे समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स, एकदम फटाफट। और उसके बाद आता है कौन? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था के पिता कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स, J.M. किन्स। कौन? जॉन मेनार्ड किन्स। यदि आप लिख रहे हैं तो पूरा नाम लिख ले, जॉन मेनार्ड किन्स। मिश्रित अर्थव्यवस्था के पिता जॉन मेनार्ड किन्स। एक बार रिवाइज करवाता हूं, बताओ। अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पिता कौन है? एडम स्मिथ। समाजवादी अर्थव्यवस्था के पिता कौन है? कार्ल मार्क्स। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के पिता कौन है? जॉन मेनार्ड किन्स। ये पूछता है आपको एक और चीज, क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा रहित है? नहीं, ये प्रतिस्पर्धा इसमें पाई जाती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा पाई जाती है उसमें? नहीं, वो प्रतिस्पर्धा रहित है। बार बार फंसा देता है, गलती करके आ जाते। ओ माय गॉड, बताया तो था मास्टर, गलत हो गया। उसमें लगा के आ गया प्रतिस्पर्धा नहीं पाई जाती है, और इसमें लगा कर आ गया कि ये प्रतिस्पर्धा, इसमें लगा कर आ गया कि प्रतिस्पर्धा होती है, और इसमें लगा कर आ गया कि प्रतिस्पर्धा रहित है। तो आप क्या हो जाएंगे? गड़बड़ हो जाएंगे। अगला मैं बताऊं कि इसमें क्या होगा। इसमें दोनों चीज होगा भाई। एक तरफ प्रतिस्पर्धा होगा, जो सरकारी चीज होगा उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी एग्जाम्पल दिया कि मान लो ये सड़क है। हमारे देश भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक सड़क है और ये आपका खेत है। ठीक, ये सड़क है, ये आपका खेत है। सड़क पे खड़ा हो तुम, सड़क पे गाड़ी चला रहे हो तुम। कोई आके आपको कह सकता है कि ये काहे सड़क पे गाड़ी चला रहे हो तुम, चलो हटो जल्दी, मेरा सड़क है। क्या कहोगे?
जब कहेगा कि मेरा सड़क है तो क्या कहते हो कि तोरे बाप के बा। और ये जब कहते हो कि तुम्हारे बाप के बा तो किसके बाप का है? तोरा बाप के ना, तोरा बाप के। ये तोरा बाप यदि किसी के बाप का नहीं है तो भारत में वो किसका है? तो वो सरकार का है और वो सरकारी चीज़ है। तो यहाँ सरकार की चीज़ होगी तो इस पर प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। और यदि खेत आपका है और उसमें घुसा दिया कोई, मान लीजिए अभी खेत रोपे ही हुए हैं और खेत रोपे हुए हैं और बस इतना इतना बड़का सरसों निकला हुआ है और जाके कोनो बथुआ खोटने में धांग दिया। अब पकड़े ऐसे माथा और ले बेटा इतहार अथी, अरे तू केकरा खेत में आयल बारे? तेको दिमाग नहीं खे, ध्यान नहीं खे कि इसमें रोपा हुआ है। तो ये जो है ये क्या है? ये निजी वाला है, इसमें प्रतिस्पर्धा होगा। यहाँ क्या होगा? प्रतिस्पर्धा नहीं होगा। तो पूछ देता है कभी कभी वैसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें प्रतिस्पर्धा भी होता है और वो प्रतिस्पर्धा रहित भी होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था इसी को बनाकर भी पूछ सकता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है। एक बार पूछा ऑप्शन में, देखो यूपीएससी वाले ऑप्शन में बताता हूँ, ऑप्शन बी में था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब बहुत लंबा लिखा हुआ था, लास्ट में यह था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा रहित होती है। ऊपर बहुत अच्छा से उसी को एक्सप्लेन किया हुआ था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी भागीदारी दोनों साथ साथ चलते हैं। साथ में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धा रहित होते हैं, इसलिए प्रतिस्पर्धा रहित होते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो लोगों ने कहा कि ठीक ही बात है, ठीक ही बात है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार भी है और निजी भी है, प्रतिस्पर्धा रहित होता है। लोगों ने, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था, यहीं और यहीं बता देते हैं मास्टर साहब कि हाँ प्रतिस्पर्धा है, प्रतिस्पर्धा रहित, वहाँ से सवाल बना दिया। लोग क्या हो गए? तो घूम गए। लेकिन आपको घूमना नहीं है। एक दो और चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि मेंस के हिसाब से, जब आप मेंस वगैरह किसी चीज़ का लिखते हैं तो उसमें बड़ा ज़रूरत पड़ता है, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताइए, ये जो है यहाँ एक खेत मैं बना देता हूँ, यहाँ भी एक खेत बना देता हूँ और यहाँ भी एक खेत बना देता हूँ। अब यहाँ आप ये बताइए, इस खेत में यदि उपज हुआ, इस खेत में यदि उपज हुआ तो ये किसको मिलेगा? पूंजीवादी है। पूंजीवादी जैसे आपसे कहे आपको नीचे लिख लेना है, आपको लगा लेना है कि ये जो है ये क्या है? ये प्राइवेट है, ये खेत है प्राइवेट है, ये फर्म है प्राइवेट है, ये फैक्ट्री है प्राइवेट है, यानी कि ये पूंजीवादी है, यानी कि प्राइवेट है। देश उस पे छोड़ देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना। हमारे दिमाग में किसी ने भर दिया है, बैठा दिया है कि पूंजीवादी मतलब देश, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश। अभी देश को स्किप कर दीजिए, देश हम बाद में लगा लेंगे एग्जाम्पल के रूप में, लेकिन कॉन्सेप्ट में देश नहीं आता। कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो घर का भी अर्थव्यवस्था हो सकता है, आपके घर का भी, आपका पर्सनल अर्थव्यवस्था हो सकता है, आपके घर का, आपके समाज का भी अर्थव्यवस्था हो सकता है। मान लो देश खत्म हो गया सारा, बस आप हो, आपका घर है और आपका समाज है। यदि समाज का पूरा कंट्रोल किसी चीज़ पे है, समाज का पूरा खेत किसी का नहीं है, मान लो तुम्हारे गांव में ऐसा हो जाता है कि खेत किसी का नहीं है, पूरे गांव का खेत हो गया और सब उस पे मिल बांट के खेती करेंगे और जितना भी उपज होगा वो सब एक दूसरे के बराबर बराबर सबको मिलेगा, तो वो क्या होता है? वो होता है समाजवादी। लेकिन यदि पर्सनल खेत है, आपका प्राइवेट खेत है, आपका प्राइवेट फैक्ट्री है, प्राइवेट फार्म है, तो इसके उत्पादन को, इसके उपज को, इसके जो भी आपकी कमाई होगी यार, क्या किसी में बांटोगे? तो नहीं बांटेंगे। यदि नहीं बांटेंगे तो आय का, यानी कि पैसा का, आय का क्या सभी लोगों में समान वितरण होगा? नहीं। तो कैसा वितरण होगा? असमान वितरण। असमान वितरण होगा लोगों में। क्यों? क्योंकि
ये पैसा जिसका कंपनी है वो ज़्यादा लेगा, और कंपनी में जो भी कार्यरत कर्मचारी है, मजदूर है, वो अपने हिसाब से देगा, सबको बराबर बराबर, पूरे समाज को नहीं देगा। लेकिन इसमें आय का कैसा होता है वितरण? आय का वितरण समान रूप से होता है। आय का वितरण क्या होता है? तो समान रूप से होता है। सभी को यदि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। ऐसा है कि सब में, जैसे कि मान लो महाभारत, कैसे महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि जब उनकी मम्मी बोल देती है कि पांडवों को कि शादी करके लाएं, और मम्मी बोल दी कि जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो, जो भी लाए हो 5 भाइयों में बांट लो। तो आय का समान वितरण जो हो गया वो पूंजीवादी चीज़ थी, प्राइवेट चीज़ थी, उनको समाजवादी बना दिया उनकी मम्मी ने। ये बाद में भले गिल्ट हुआ, लेकिन ये समाजवादी बना दिया। लेकिन उसका छोड़िए, मैं देश के बताता हूँ, आपके समाज के लिए बताता हूँ। मैं इसके पर्सपेक्टिव से बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, क्लियर, ध्यान से सुनिए। समाज में देखना, आप अपने गांव में देखो, बहुत लोग अमीर होंगे आपके गांव के हिसाब से, बहुत लोग मिडिल क्लास वाले होंगे, और बहुत लोग बहुत गरीब होंगे। एकदम बदतर स्थिति होगी, ठंडी में भी एकदम उघाड़े सब आता है, नाली में, कूड़ा में, कचरा में रहता है। ऐसा देखो कि किसी के पास संसाधन बहुत ज़्यादा है, किसी के पास संसाधन बिल्कुल भी नहीं है, किसी के पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं होता है। क्या लगता है वो जो नंगा पोंगा बहू आता है, उसकी मतलब चाह है कि वो नंगा पोंगा बहू है? नहीं, उसकी मजबूरी है। उसका बॉडी जो है उसी हिसाब से म्यूटेट हो गया है कि अनुकरण कर लिया है कि उसको ठंडी में भी उतना ठंडा नहीं लगता है। नहीं तो उसको भी चाहिए यार, उसको भी चाहिए खाने पीने की वस्तुएं, उसको भी चाहिए कपड़ा पहनने के लिए, ठीक। लेकिन यदि समाज में मान लो कि ये जो हमारे पास ये लड़का था, जिसको छोड़ कर के ये लड़की इधर अपना टाँका भिड़ा दी थी, इसके पास बाल नहीं था, ठीक। लेकिन बाल के अलावा एक और चीज़ नहीं था जिसके वजह से ये लड़की इधर टाँका भिड़ा दी। वो क्या था कि ये था गरीब, ये था गरीब और ये था अमीर। इसके पास 10 बीघा खेत था और इसके पास कुछ नहीं, 0 बीघा खेत था, तो इसको ज़मीनें नहीं था, फुटपाथ पे रहने वाला आदमी है, सरकार के ज़मीन में जाकर वो बस गया हुआ आदमी है। अब ये आदमी जिसके पास बिल्कुल भी कुछ नहीं है, गरीब है, और ये जो 10 बीघा ज़मीन वाला आदमी है, लेकिन है लड़का बहुत अच्छा, दिल का बहुत अच्छा है, बहुत प्यार करता है इससे, बहुत ज़्यादा केयर करता है इसका, बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा पूरे मतलब रानी बना के रखता है, जितना हो सके खुद मतलब इसके सामने गुलाम बन जाता है, भिखार बन जाता है, उसके पैर सैंडल उठा के उसको झाड़ना शुरू करता है, जूता को ऐसे साफ कर देता है तब पहनाता है। कुछ भी हो जाए इसके लिए एकदम परेशान हो जाता है, कुछ भी चाहिए इसको लेकर आकर देता है, कैसे भी चाहे उसको करना करने पड़े, बोरा ढूंढना पड़े, किसी प्रकार से कुछ कितना मेहनत करके उसके लिए ला कर देना पड़े, वो ला कर देता है। लेकिन इसके साथ ये नहीं टिकी इसलिए क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास पैसा है इसलिए इसके पास ये चली गई। अब बताओ कि यदि ये लड़की, ये व्यक्ति, ये दोनों जो है, और ये पहले थोड़ा और अच्छी बताता हूँ इस लड़के के बारे में। ये लड़का एकदम टॉक्सिक है, रेड फ्लैग टाइप का लड़का है, रेड फ्लैग टाइप का लड़का है। इस लड़की को भी उतना मतलब उसको पता है कि ये बहुत ज़्यादा केयर करता है, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन इसके पास खाने पीने की वस्तुएं भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत होता है इसको। तो ये चाहती है कि इसके साथ हो जाए। ये बहुत रेड फ्लैग है, गाली देता है, बोलता है, मारता है इसको, फिर भी ये इसके साथ जाने के लिए तैयार है। तो क्या बताओ, यदि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये दोनों रहता तो क्या फिर भी ऐसा होता? ये लड़की इसको छोड़ करके धोखा देकर इसके पास जाती? नहीं। आप थोड़ा दिमाग से सोचो, यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था रहता तो ये अमीर नहीं होता, ये गरीब नहीं होता, बल्कि इसको भी सरकार अपना उपजाती, इसको भी उतना ही मिलता है। 10 रुपये यदि सरकार देती तो 10 रुपये इसके पास भी होता और 10 रुपये इसके पास भी होता।
मतलब पैसा जितना इसके पास है उतना ही इसके पास है, मतलब सुविधा जितना इसके पास है जितना इसके पास है। यदि ऐसा होता तो क्या ये लड़की इसको छोड़कर जाती? नहीं जाती। क्या ये भूखे मरता? नहीं मरता। क्या इसकी मम्मी पापा को जो ऑपरेशन हुआ है किडनी का, उसके लिए ये दवा नहीं इकट्ठा कर पा रहा है, क्या ऐसा होता? नहीं होता। क्या इसकी घर में किसी को कैंसर हो गया है तो उसके इलाज नहीं करवाता, उसको मरने के लिए तब तक छोड़ देता कि जब तक वो मर नहीं जाता है तब तक के लिए वेट करता? सिर्फ नहीं, वो इलाज करवाने जाता। यदि ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, और यदि ये इसके पास पैसा नहीं है तो ये इसलिए है क्योंकि ये किसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में रहता है। यदि समाजवादी अर्थव्यवस्था में रहता तो आय का समान वितरण होता, ना अमीर होता ना गरीब होता। कार्ल मार्क्स ने यही समझाया कि जब तक अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट रहेगा, जब तक अमीर रहेंगे, जब तक गरीब रहेगा, तब तक अमीर गरीबों का शोषण करते रहेंगे। और बताओ ना जरा, इस लड़का का शोषण हुआ है कि नहीं? ये लड़की इसको छोड़ कर भाग गई, इसको तोड़ के भाग गई, क्या इसका शोषण नहीं हुआ? क्या इस लड़के का शोषण नहीं हुआ? क्या इस लड़का द्वारा इसका शोषण नहीं किया गया? क्या इस लड़की द्वारा इसका शोषण नहीं किया गया? मतलब कि जब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहती है तो क्या होता है? लोगों का शोषण होता है। एग्जाम्पल के रूप में आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं देना है, लेकिन यदि आप समझदार है तो बहुत चीज़ मैंने समझा दिया आपको कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि आदमी गरीब होता है, एक अमीर हो जाता है। और जो चीज़ ये, जबकि ये ज़्यादा लायक है, ये लड़की यहाँ हटा दीजिए, ये किसी पद को रख लीजिए, ये ज़्यादा लायक है इस पद के लिए, ये ज़्यादा उस पद की भूमिका को निभा सकता है अच्छे से, लेकिन फिर भी इसके पास वो पद नहीं मिला, फिर भी वो सरकारी नौकरी नहीं निकाल पाया। क्यों? क्योंकि इसके पास सुविधा नहीं है, इसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो जाए दिल्ली और पढ़ाई करे, आईएएस बने। यहाँ पे यदि हम इसको हटा दें और ये आईएएस फिट कर दें तो बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास सुविधा नहीं है, जिसके पास इतनी गरीबी है, जल्लत है कि पैसा नहीं है, और ये आईएएस के सपना से चूक जाता है, रह जाता है, मर जाता है घर पे ही, उसके सपना सारा बिखर जाता है। यदि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था रहती तो क्या इसका सपना बिखरता? नहीं। क्या इसका सपना बिखरता? नहीं। ये अपना तरफ, यदि इसके पास एबिलिटी नहीं होता तो ये आईएएस नहीं बनता, इसके पास एबिलिटी होता तो आईएएस बनता। लेकिन इस अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, क्योंकि ये गरीब है, पैसों का मारा है, तो इसकी मासूका भी चली गई, इसको आईएएस भी नहीं बन पाया, कुछ भी नहीं बन पाएगा, लास्ट में अट्टा चक्की ही चलाएगा। यदि ऐसा है तो ये इसलिए क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में आय का समान वितरण होता है, ये सब खत्म हो जाता है। ये विचार मेरे नहीं हैं, ये विचार कार्ल मार्क्स में मैं बता रहा हूँ, अपने शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन ये विचार किसके हैं? कार्ल मार्क्स के हैं, जो कि समाजवाद के जनक माने जाते हैं। तो हमको समझ में आ गया कि आपको लगभग बेटर देन समझ आया होगा कि समान वितरण, आय का समान वितरण का क्या कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात चली कि इंडिया ने अपनाया क्या? जब इतना बेस्ट था समान वितरण, आय का समान वितरण, समाजवादी अर्थव्यवस्था इतना ही बेस्ट था, तो इंडिया ने मिश्रित क्यों अपनाया? समाजवादी को क्यों नहीं रख लिया? यहाँ पे हमारे पास मिश्रित क्यों है? आय का यदि हम समान वितरण कर देते तो हमारे यहाँ जो गरीबी दिखाई दे रही है, जो भूखमरी दिखाई दे रही है, जो किसान ऋण लेने के बाद नहीं चुका पाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, ये तो नहीं होता। समाजवादी रहती, आत्महत्या का बात ही खत्म हो जाता, गरीबी का बात ही खत्म हो जाता, अमीर लोगों का मतलब ये इन सब चीज़ को बात ही खत्म हो जाता। सरकार अपना पैसा लगाती, सरकार अपना मतलब उपज करती, सरकार अपना बंटवाती। तो दिक्कत ये है गुरु कि ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे विकास का गति बड़ा तेज होता है, विकास की गति बहुत तेज होती है, लेकिन यहाँ विकास की गति धीमी होती है। कैसे, मैं बताता हूँ। यदि सरकार अपना ये खेत लगा ली, सरकार इसमें उपज करेगी और सबको बांट देगी, तो क्या होगा? सरकार की जितनी क्षमता उतना विकास कर पाएगा, खेत में उतना उपज करवा पाएगा।
हो सकता है कि ये किसी खेत को बेच देता ये इंसान के हाथ में, तो ये खेत केवल अनाज नहीं उपजता, बल्कि यहाँ कोई कंपनी लगा देता है जिसमें 10,000 मजदूर काम करने लगता। 10,000 मजदूर जो है वो काम करने लगता है। यहाँ से ये बहुत बड़ा मतलब ऐसा उपभोग की वस्तुएं बनाने लगता। 10,000 मजदूरों को 20,000 का सैलरी भी दे देता, मतलब कि 10,000 लोगों का रोजगार क्रिएट कर देता। साथ में बहुत सारा टेक्नोलॉजी वाले सामान उत्पादित करता। मतलब ये अपना पूरा दिमाग लगा करके क्या करता, अपना विकास जो है उसका कोशिश करता कि अपने फर्म का बहुत बढ़िया से विकास कर पाए। अच्छा जरा ये बताओ, सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। आप जाना आज ही, या फिर आप गए होंगे तो दिमाग में सोचो कि जो भी सरकारी जगहों पे गए, जो सरकारी भवन थी, सरकारी ऑफिस था, और कहीं प्राइवेट स्कूल में गए, किसी प्राइवेट भवन में गए, किसी प्राइवेट बैंक में गए, तो क्या आपको अंतर नहीं दिखाई दिया? सरकार की जो भवन थी क्या वो जर्जर नहीं था? क्या उसको वेल फर्निश्ड था? क्या साफ सफाई अच्छी थी? क्या उसका विकास आपको लग रहा था सो हुआ पड़ा है? मोतिहारी में, यदि आप मोतिहारी से हैं तो मोतिहारी में ITI कॉलेज है। ITI कॉलेज मतलब जो बच्चे सीखना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी की चीज़ें सीखना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वाली चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं और बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर तुम एक बार जाकर देखो उसकी बिल्डिंग्स कैसी हुई पड़ी है, सरकार की है। यदि ये मतलब किसी निजी व्यक्ति का होता वो ITI मोतिहारी, तो वो निजी व्यक्ति उसको मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज जैसा बना देता, ऐसा हाईटेक बना देता, डिजिटल इतना बना देता कि लोग देखकर भौचक हो जाते कि क्या विकास हुआ है। विकास का मतलब क्या है? विकास का मतलब हम अभी विकास का मतलब थोड़ा आगे चलेंगे तो हम जानते हैं कि विकास का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है और लोगों के जीवन में भी अच्छा कुछ विकास आ रहा है। हम यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी उत्पादन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले टेक्नोलॉजी जल्दी डेवलप कर जाएंगे। और यही काम हुआ कि USA जो है, अमेरिका दुनिया के सबसे बड़ा देश बना। इकोनॉमी इसकी बहुत ऊपर गई, टेक्नोलॉजी वाला देश बना, बेस्ट टेक्नोलॉजी वाला देश बना। अपने विकास को अमेरिका, आपको पता है, आप में से बहुत लोग सोचते हैं अमेरिका तो हमेशा से डेवलप ही रहा होगा। नहीं, वो भी गुलाम था, वो भी अपने नहीं हुए, दिल भी गया हार उन पे, ऐसा नहीं, बल्कि USA भी जो था वो गुलाम था और गुलाम हुआ, आज़ादी पाई, और आज़ादी पाने के बाद ये अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जरिए आज पूरे देश में, पूरे विश्व में अपना बाप बन के बैठा हुआ है, सबका बाप बन के बैठा हुआ है। कोई भी अमेरिका के खिलाफ, अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका के खिलाफ कोई नहीं जाता, क्योंकि इसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, इतनी ज़्यादा इसके पास पावर हो चुका है। ये किसके दम पे? तो अपने विकास के दम पे, अपने टेक्नोलॉजी के दम पे। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पावर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता कि चीज़ें सरकार कंट्रोल करती, तो वृद्धि का अवसर जो है लोग ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करते, कंपटीशन नहीं होता। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तब तक वृद्धि बहुत बढ़िया नहीं होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जाओ फील्ड में पढ़ाई करो। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ लोगों का ग्रुप बना लो, 2 लोग 4 लोग का ग्रुप बना लो, खूब पढ़ाई करो, उसमें टारगेट दो डेली का, डेली टारगेट के थ्रू तैयारी करो। जब कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, तो क्या होगा? विकास अपने आप तय है, वृद्धि आप में अपने आप तय है, आपकी तैयारी अपने आप अच्छी हो जाएगी। इसलिए कमजोरी है समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या कि इसमें विकास की गति नीचे चली जाती है, विकास की गति नीचे चली जाती है। यदि विकास की गति नीचे चली जाती है, फिर भी सरकार उस पर फोकस क्यों करती है? तब
सरकार यदि विकास की गति नीचे चली जाती है तो सरकार उस पर क्यों फोकस करता है? ताकि समाज में कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सके, कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सके। विकास नीचे है फिर भी कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सके। विकास, क्योंकि कुछ देश सोचते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि हम भाग कर क्या कर लेंगे, हम वृद्धि करके क्या कर लेंगे, हम विकास करके क्या कर लेंगे, जब हमारे देश में भुखमरी रहेगी, जब हमारा एक भाई बिना खाए सो जाएगा, एक बच्चा हमारा बिना कपड़ों का ठंडी बिताएगा, एक दादी अम्मा जो है अपनी बीमारी का इलाज नहीं करवा पाएगा, उस अर्थव्यवस्था का, उस देश का, उस विकास का क्या ही होगा। ये समाजवादियों का अपना कॉन्सेप्ट है। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना समाजवाद का विशेष गुण है। अब आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ कि हम भारत के लोग हैं और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को हम क्यों अपनाएं? समाजवाद बहुत बढ़िया। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, समाजवाद की तरफ झुके हुए थे। उनके मन में यही था कि समाजवाद ही बेस्ट शासन व्यवस्था है। लेकिन देश के विकास के लिए ज़रूरी था कि हम ये करें कि पूंजीवाद पे भी फोकस करें, नहीं तो देश बहुत पीछे रह जाता, देश का विकास नहीं हो पाता। बहुत चर्चाएं हुई, बहुत परिचर्चाएं हुई, बहुत ज़्यादा लोगों ने दिमाग खटाया, तब एक नतीजे पे पहुंचा कि क्यों ना हम मिक्स्ड ही कर दें। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, पूंजीवादी कर दोगे तो भूखमरी नहीं दिख रहा है, भूखे लोग मर जाएगा, खा नहीं पाएगा, नहीं कपड़ा पहन पाएगा लोग। कुछ लोग कह रहा था कि यदि आप समाजवादी कर देते हैं तो देश बहुत पीछे हो जाएगा, बहुत पीछे, जैसे ऐसे भी देश का विकास नहीं हो पाएगा, और देश का जब विकास नहीं हो पाएगा तो वैसे भी गरीब राज्यों में, गरीब देशों में हम शामिल होंगे ही। उपभोग की हमारी चीज़ें वैसे भी ठीक से लोग उपभोग नहीं कर पाएंगे। मान लो उसके पास पैसा ही नहीं होगा, वृद्धि हुआ ही नहीं, विकास हुआ ही नहीं अच्छे से, सबके पास पैसा ही नहीं अच्छा आया, तो कहाँ से हो पाएगा वो आईफोन, कहाँ से खरीद पाएगा। और दूसरा बात ये भी कॉन्सेप्ट है कि मान लो हम लोगों को बांटने के चक्कर में सबको जनरलाइज क्यों करें। कुछ में तो बहुत ज़्यादा एबिलिटी होता है ना आगे बढ़ने का। हम सबको, तेजस्वी बाबू बोले कि सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे। सबके घर में एक एक सरकारी नौकरी क्यों देंगे? यदि आप एबल हैं तो एक घर में से 2 सरकारी नौकरी क्यों नहीं हो सकता? एक घर में से 3 सरकारी नौकरी दीजिए, और दूसरे घर का आदमी एबल नहीं है तो उसका सरकारी नौकरी क्यों दीजिएगा? यदि उसकी एबिलिटी ही शून्य है तो उसको सरकारी नौकरी दीजिएगा क्यों? तो यही वाली बात है कि यदि एबल हो तो यहाँ एबिलिटी, इस वाले अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जो एबल हैं, जो काबिल हैं, उनकी काबिलियत कहीं ना कहीं दब जाती है। लेकिन हमें स्थापित करना था क्या? एक कल्याणकारी राज्य भी स्थापित करना था और हमें विकास भी पानी थी। तो हमने क्या किया? मिक्स्ड कर दिया, समाजवाद को, पूंजीवाद को, दोनों मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हम कल्याणकारी राज्य, गलती लिखा गया, कल्याणकारी राज्य और साथ में विकास, दोनों पे फोकस करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा कल्याणकारी राज्य भी बने और विकास भी हम करें। मेंस में सवाल पूछता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया? 2 पार्ट में बने होते हैं। एक पार्ट उसका ये रहता है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही क्यों अपनाया। तो सवाल का जवाब आपको ऐसे देना है कि भारत सरकार चाहती है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में हम देश को स्थापित करें, साथ में चाहती हैं कि हम अपने विकास को भी विश्व स्तर पर सुनिश्चित करें। इसके लिए हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की तरफ जाना पड़ा। यदि आपसे पूछता है कभी कभी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है, अच्छा बताओ, मेरा खेत है, मेरी कंपनी है, मैं कंपनी क्यों लगाऊंगा? पैसा कमाने के लिए। बात सही है।
यदि मैं यूट्यूब अपना चला रहे हूँ, ला रहा हूँ, क्यों चला रहा हूँ? पैसा कमाने के लिए सिर्फ नहीं, जितना मेहनत कर रहे हैं ना, एक वीडियो पर बहुत कम पैसा बनता है क्योंकि व्यूज ही नहीं अच्छी जाती हमारी। तो जितना मेहनत कर रहे हैं केवल पैसा नहीं है, बल्कि आपने यदि पढ़ लिया, डेफिनेटली कह रहा हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि आप यूपीएससी की तक के इकोनॉमिक्स को जा रहे हैं, मतलब बनाने जा रहे हैं, यूपीएससी में भी जा रहे हैं, हम 22 के 22 की गारंटी नहीं देते, नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाता, आपसे क्यों करवाएंगे हम 22 का 22। पर हाँ, 18 फॉर ग्रांटेड, 18 के नीचे नहीं आने देंगे, 18 गारंटेड सही हो जाएगा। सिर्फ इतने लेक्चर करते चले जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 18 गारंटेड सही करवाएंगे। 22 का 22 कह रहा हूँ कि नहीं होगा। 22 के चक्कर में पढ़ोगे, इतना मोटा रमेश सिंह पढ़ लोगे, इतना मोटा मुन्ना जी का नोट्स पढ़ लोगे। देखो मुन्ना जी का नोट्स कितना बड़ा है, रमेश सिंह का बुक इतना ही मोटा है। लोग टॉपर्स 10 को बुक से, नितिन संघानिया अर्थव्यवस्था 10 को बुक सजेस्ट कर देते हैं। अरे 10 बुक सजेस्ट करने से क्या होगा? उन 10 बुक का इतना मोटा नोट्स हो जाता है। कैसे पढ़ोगे, कैसे तैयारी करोगे? हम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करें। जो जिसने कह दिया कि हाँ ये चीज़, वो पढ़ गए, पीएचडी बन गए, टीचर बन गए, आईएएस तो हुआ ही नहीं। क्योंकि इतना सारा पढ़ने से रिजल्ट नहीं होता है। 22 के 22 के चक्कर में रिजल्ट नहीं होगा, पर 18 के चक्कर में रहोगे रिजल्ट हो जाएगा। मैंने बताया ना कि हाँ कितने मार्क्स पे आजकल फिल्म्स हो रहे हैं। और बीपीएससी एक भी गलत करके दिखाओ, मैं कहूँगा कि गलत करके दिखाओ, पढ़ लो यहाँ से और एक भी गलत करके दिखाओ, आ जाओ गलत करके, उसके बाद मैं बताता हूँ। गलत होगा ही नहीं। गलत क्यों होता है? कॉन्सेप्ट थोड़ा हिला हुआ है, डिटेल में हमने चीज़ों को नहीं समझा। हमने क्या किया, चुटपुटिया लेक्चर से सोचा, चुटपुटिया जो नोट्स है उससे सोचा कि ये तो सिर्फ किसका आती है, न्यूज से आता है, केवल अथी से आता है, क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड इकोनॉमी होती है। सब ने आपको टॉपर्स आगे बोल रहे हैं करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, करंट अफेयर्स बेस्ड होती है, आप भी सोच रहे करंट अफेयर्स बेस्ड होती है करंट अफेयर्स बेस्ड, लेकिन बेसिक नहीं छूटता है दोस्त। उसकी जो कॉन्सेप्ट है करंट अफेयर्स बेस्ड का मतलब क्या है? कोई करंट आया, कोई करंट मान लो आ गया न्यूज, उसका कॉन्सेप्ट वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स आ जाए। करंट अफेयर्स के टोटल 35 सवाल बन रहे हैं बीपीएससी में। उसके अलावा इकोनॉमिक्स के सवाल कहाँ से? तो उसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के सवाल आते नहीं हैं, क्या आते हैं? उसके करंट है, उसके कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे आते हैं, उसको भी लोग करंट में गन देते हैं। उसके कॉन्सेप्ट के बेस पे। वो कॉन्सेप्ट कहाँ से होता है? यहाँ से होता है। यदि आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा है कैसे पार पाओगे? और प्रीलिम्स और मेंस के समय तो फपक जाओगे, फपक के मुँह में से गाँव गिरने लगेगा, जैसे मार दिया हो कोई डंक। बहुत मुश्किल हो जाएगी लल्ला। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यदि आपने लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं तो केवल समझ लीजिए, और यदि आप समझ लेते हैं तो मेंस का सवाल लिखिएगा, गलत नहीं होगा एक भी। आंख बंद करके जाकर ना सवाल पढ़िए और फटाफट अपना हाथ चलाते रुकिएगा नहीं। जितना भी नंबर का सवाल, जितना पेज लिखना है, रुकेगा ही नहीं हाथ। चमत्कार लो कि अरे हम तो प्रीलिम्स के लिए देख रहे थे, मेंस कैसे लिखाने लगा? तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों कंबाइंड। सिविल सर्विसेज वनडे एग्जाम वाले तो बस जाएंगे और कहेंगे क्या, हाँ पढ़ के तो मज़ा आ गया यार, पढ़ लिए, बहुत अच्छा किया। उद्देश्य क्या होता है बताओ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। हम भी तो चाहते हैं कि हमारा यदि यूट्यूब ग्रो हो जाएगा तो हम भी तो लाभ कमाएंगे, हम भी तो, हमारे पास भी तो पैसा आएगा। हमारा ये जो आप ये बोर्ड देख रहे हो, ये भी तो डिजिटल बोर्ड में ट्रांसफ़र हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। हम भी तो आपको डायग्राम्स के थ्रू, पीपीटी के थ्रू आपको बताएंगे, लाइव दिखाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा कि पहले तो ग्रो होएगा, पैसा आएगा, तब तो हो पाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? पूंजीवादी है यानी कि प्राइवेट है। पूंजीवादी है, दिमाग मत खटाना, सीधे दिमाग लगाना कि प्राइवेट है। जैसे लिख दे पूंजीवादी है, समझ जाना प्राइवेट है। और प्राइवेट है तो इसका मतलब क्या है? इसका उद्देश्य ही लाभ कमाना है। इसका लाभ, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है यही कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और इसका उद्देश्य क्या होता है? यही कल्याणकारी राज्य और साथ में विकास
तभी होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ MCQ बताता हूँ। आप बताओ कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक किसको कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक बता दीजिए, कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक जॉन मेनार्ड केनेस को कहा जाता है। आप बताइए प्रतिस्पर्धा रहित कौन सा होता है? प्रतिस्पर्धा रहित समाजवादी होता है। प्रतिस्पर्धात्मक कहे तो कौन सा रहता है? वो रहता है पूंजीवादी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें प्रतिस्पर्धा रहेगा भी और प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगा भी, ऐसा कुछ। साथियों, आज खत्म करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर रिवाइज करवाता हूँ। कब का? आज का पहले 1-2 MCQ बताता हूँ, फिर आपको लेक्चर कल वाला रिवाइज करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो एक सवाल मैं पूछ देता हूँ इसी पर आधारित, और फिर आपको कमेंट में आंसर दे देना है। क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास कल्याण आधारित थोड़ा सा घुमा के देता हूँ, समझे हो तो ज़रूर मार दोगे। कल्याण आधारित होता है। आपको असत्य बताना है, असत्य चुने। बी ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक एडम स्मिथ थे। सी है समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रतिस्पर्धात्मक होता है। आपका ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन 1 है केवल एक, ऑप्शन 2 है केवल ए, केवल बी, सी है केवल सी, और डी है सभी, या कोई नहीं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये ऑप्शन अब खारिज हो चुका, हट चुका है। ये 5वें नंबर पर ऑप्शन होती थी जो कि हट चुका है, लेकिन ये पुराना सवाल है इसलिए मैंने लगा दिया सभी और कोई नहीं। ठीक, आगे मैं थोड़ा सा आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में लिख देना है आपको, यदि समझ में आया तो। साथियों, यदि आप इसके 100 नोट्स चाहते हैं हमारे लेक्चर्स के, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डेली PDF अपलोड कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा हम कल वाले लेक्चर्स को रिवाइज करवा देते हैं। कल वाले लेक्चर में हमने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स मैंने बताया कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र, अर्थ मतलब धन और शास्त्र मतलब विज्ञान। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से आया था? ओइकोनोमिया। कौन सी? ओइकोनोमिया सबसे आया था। इकोनॉमिक्स आया था ओइकोनोमिया, जो कि एक ग्रीक वर्ड था। ओइकोनोमिया ग्रीक वर्ड था।
हमने बताया आपको कि हमारी इच्छाएं क्या थी। हमारी इच्छा होती है असीमित। कितनी? हमारी इच्छा असीमित होती है, लेकिन संसाधन कितना है? संसाधन कितना है? सीमित। यदि हमारी इच्छाएं असीमित है और संसाधन सीमित है, मतलब कि हमारे जेब में केवल 10 रुपया है और हमें कार खरीदना है, तो ये पॉसिबल है? नहीं। हमारे पास 10 रुपया है, इसमें हमको कार भी खरीदना है, हमको चाय भी पीना है, हमको सब्जी भी लाना है, हमको कॉपी भी खरीदना है, हमको लंदन भी घूमना है। ये 10 रुपये है लेकिन जेब में। अब क्या होगा? इस 10 रुपये से हम क्या कर सकते हैं? या तो चाय पी सकते हैं, या फिर सब्जी खरीद सकते हैं, या 10 रुपये में कॉपी तो अभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन क्या लंदन जा सकते हो? नहीं। क्या कार खरीद सकते हो? नहीं। तो 10 रुपया है, 10 रुपये में है, तो आपको चुनना पड़ेगा कि क्या हमको खरीदना है, क्या हम खरीद पाएंगे। तो ये जो है चुनाव, जो चॉइस है हमारा, चॉइस, चुनाव, इस चुनाव का विज्ञान जो है वो अर्थशास्त्र है। या फिर एक और चीज लिखता है कि असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधनों द्वारा प्रबंधन करने का जो विज्ञान है, ये क्या है? अर्थशास्त्र है। एक बार सवाल पूछा कि अर्थव्यवस्था क्या है? सी नंबर ऑप्शन पे था चुनाव की समस्या। लोग पलाटी मार दिए। पलाटी इसलिए मार दिए क्योंकि वनडे एग्जाम का था, डी में नॉन ऑफ दिस नहीं था, तो हमको लगाना क्या पड़ेगा? चुनाव का विज्ञान या अर्थव्यवस्था किस समस्या से जूझता है? तो चुनाव की समस्या से जुड़ता है। कौन सी चुनाव? पॉलिटिक वाला कि बीजेपी जीतेगा कि आरजेडी जीतेगा कि जन स्वराज? नहीं। चुनाव कि क्या आप खरीदेंगे, संसाधन आपके पास कितने हैं और क्या चीज़ उसके लिए, उससे क्या चीज़ आप खरीदेंगे। तो चुनाव का विज्ञान, इसको याद करने का। हमने इसके आगे आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स के 2 महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं में एक तो सरकार मैनेज करती है, जो कि योजनाबद्ध होती है, बड़ी लेवल पे करती है, और एक होती है जो बाजार की क्रिया होती है, जो निजी तौर पे किए जाते हैं। जो बड़ी क्रिया होते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं मैक्रो। बोलिए एक बार जोर से, मैक्रो। और छोटी वाली को माइक्रो। हिंदी में बोले समष्टि, इसको बोले व्यष्टि, और बोले तो सूक्ष्म। ये बात समझ में आई? अब हम आपसे पूछते हैं कि मैक्रो के पिता कौन थे? होश तो नहीं उड़ गया? मैक्रो के पिता कौन थे? तो जॉन मेनार्ड केन्स को मैक्रो के पिता कहे जाते हैं। माइक्रो के पिता कौन थे? अल्फ्रेड मार्शल थे माइक्रो के पिता। आपको बताने का है कि अर्थशास्त्र के मॉडर्न इकोनॉमी के जनक किसको माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी, तो ये थे एडम स्मिथ। रिवाइज करवा रहा हूँ, शब्दों पे मत जाना कि गलत लिख रहे हैं कि सही लिख रहे हैं, बस इसको याद होना चाहिए कि हाँ जीके है, हिंदी का लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, शुद्धि अशुद्धि का लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। तो फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमी एडम स्मिथ, मैक्रो के पिता जॉन मेनार्ड केन्स, माइक्रो के पिता अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद हम आपको ये पढ़ाएं कि मैक्रो में कौन कौन सा चीज़ आएगा। मैक्रो में कौन कौन सा चीज़ आएगा? तो मैक्रो के अंतर्गत वो चीज़ें आती है जो बड़ी हो, देश लेवल पे मैनेज होती हो, और जो देश लेवल पर मैनेज होती है वो है राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति जो आरबीआई लेकर आती है, बजट सरकार लेकर आती है, मुद्रास्फीति सरकार मैनेज करती है, अवस्फीति, मुद्रास्फीति अवस्फीति में कैसा होता है कि पैसा का दाम या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, ये कंट्रोल है, ये जो मैनेज करती है वो सरकार करती है। भुगतान संतुलन सरकार करती है। रोजगार और बेरोजगारी तक का मुद्दा जो है वो कौन मैनेज करती है? तो सरकार मैनेज करती है। सरकार मैनेज जो भी करती है बड़े लेवल पर जो इकोनॉमी है वो क्या होता है? तो मैक्रो होता है। मैक्रो मतलब समष्टि अर्थशास्त्र होता है। सवाल पूछ देता है कि कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत होता है, बार बार मैं याद दिला रहा हूँ, इसको याद कर लेना है कन्फर्म। आपूर्ति मांग डिमांड सप्लाई की जो चीज़ें हैं जो बाज़ार में जाते हैं, आप कुछ खरीदते हैं, आप क्या खरीदेंगे क्या लेंगे। डिमांड सप्लाई मार्केट जिससे चलता है वो मार्केट निजी वाले में आता है, छोटी वाली अर्थव्यवस्था में आती है। मुक्त क्रिया होती है जनरली।
लोच बार बार लोग गड़बड़ कर देते हैं। आगे चल के कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा लोच का क्या होता है, ग्राफ बना कर दिखाऊंगा। लेकिन अभी ध्यान रख लो, लोच किस में आता है, माइक्रो में। लोच किस में आता है, माइक्रो में। लोच किस में आता है, माइक्रो में। लोग भूल जाते हैं। बाजार की संरचनाएं मैंने बताया, डिमांड सप्लाई मैंने बताया। जहाँ भी डिमांड सप्लाई आए, बाजार की संरचनाएं आए, ये कहाँ आ जाएगा, तो माइक्रो में आ जाएगा। उपभोक्ता विकल्प यानी कि चॉइस की विज्ञान जो है, चॉइस का विज्ञान अभी मैंने बताया कि चॉइस का विज्ञान ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। कहाँ हम चॉइस के बारे में चॉइस की समस्याओं से जूझते हैं, वो अर्थव्यवस्था ही चॉइस की समस्या से, चुनने की समस्या को डील करती है, हमारी अर्थव्यवस्था ही। तो उस दिन मैंने यहाँ तक पढ़ाया था। आज मैंने जहाँ तक पढ़ाया, कैसा लगा ये लेक्चर आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। फीडबैक अपने कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। बाय।